पार्टी में जब मेरी गर्लफ्रेंड ट्रूथ एंड डेयर हार गई तो उसे अपनी जिंदगी के सबसे पछतावे वाले इंसान को फोन करने को कहा गया। उसने फोन उठाकर दूसरी तरफ पूछा, अगर मैं अभी तलाक दे दूं तो क्या तुम मुझे अपना घर दोगे? हाँ। जवाब मिलते ही पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। सबको लगा था कि मैं गुस्से में आकर टेबल पलट दूंगा, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि मैं बस शांति से अपनी अनामिका उंगली से अंगूठी उतार दूंगा। हमने अभी तक कोर्ट मैरिज नहीं की है, इसलिए अभी भी बहुत देर नहीं हुई है। तो चलो ब्रेकअप करते हैं, मैं उसके लिए जगह खाली कर देता हूं। बिना एक शब्द बोले मैं मुड़ा और बाहर निकल गया। रास्ते में मैंने बीजिंग में अपने माता पिता को फोन लगाया। मम्मी पापा, मैं घर लौटकर शादी करने के लिए तैयार हूं। बहुत अच्छे लिनचुआन, आखिरकार तुम मान गए। तुम लिन ग्रुप के इकलौते वारिस हो। अगर तुमने पिछले कुछ सालों में बाहर अकेले रहने की जिद न की होती तो तुम्हारी शादी कब की हो गई होती। हमने पहले ही तुम्हारे लिए लड़की पसंद कर ली है, बस तुम्हारी हाँ का इंतजार था। उनकी खुशी सुनकर मुझे थोड़ा बुरा लगा। मैं सब आपकी पसंद से ही करूंगा। बहुत बढ़िया, तो फिर शादी 19 जनवरी को पक्की करें। तुम कब वापस आ रहे हो? क्या तुम शादी से पहले एक बार लड़की से मिलना चाहोगे? मैं मीटिंग अरेंज करा देती हूं। मम्मी की बातों से मेरा सिर चकराने लगा। सच कहूं तो मैं किससे शादी कर रहा हूं, मुझे इस बात में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैंने उनकी बात काटते हुए कहा, मैं जल्द से जल्द वापस आकर बिजनेस संभालना चाहता हूं। ये शादी बस एक जिम्मेदारी है, तो मिलने की जरूरत नहीं है। आप बस तैयारी कीजिए, मैं शादी से एक दिन पहले आ जाऊंगा। जैसे ही मैंने फोन रखा, बेडरूम का दरवाजा खुला और ल्यू रुयान माथे पर बल लिए अंदर आई। शादी? कैसी शादी? उसकी हैरानी देखकर मैंने शांति से फोन काट दिया और एक बहाना बना दिया। एक दोस्त की शादी है, उसने मुझे बेस्ट मैन बनने के लिए बुलाया है। ये सुनकर उसका चेहरा थोड़ा रिलैक्स हुआ और उसने आगे कुछ नहीं पूछा। मैंने फोन टेबल पर रखा और शावर लेने चला गया। कुछ ही देर बाद जब बाथरूम से पानी की आवाज आ रही थी, टेबल पर रखे मेरे फोन पर नोटिफिकेशन की झड़ी लग गई। मैंने स्क्रीन अनलॉक की तो चेनजे नाम के कॉन्टैक्ट से एक मैसेज आया था। क्या तुम्हें याद है तुमने क्या कहा था? तुम सच में लिन चुआन से शादी करने की तो नहीं सोच रही ना? ये पढ़कर मेरा दिल बैठ गया। मैंने चैट्स को ऊपर स्क्रॉल किया तो देखा कि ल्यू रुयान ने 10 मिनट पहले उसे मैसेज भेजा था। चेनजे, 33 दिन बाद तुम्हारा 28वां जन्मदिन है। क्या तुम्हें याद है तुमने मुझसे क्या वादा किया था? मैंने फोन वापस रख दिया और सोफे पर बैठ गया। पुरानी यादें ताज़ा होने लगीं। जब मैं 18 साल का था, मेरी बुआ की शादी थी और मैं उनके साथ वापस आकर यूनिवर्सिटी में पढ़ने लगा। मैंने कभी अपनी असली पहचान किसी को नहीं बताई। फाइनल ईयर के एक फंक्शन में मैंने अपने रूममेट की मदद के लिए स्टेज पर पियानो बजाया था। जब मैं नीचे उतरा तो देखा ल्यू रुयान सफेद गाउन पहने हाथ में फूलों का गुलदस्ता लिए खड़ी थी। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। क्या हम कॉन्टैक्ट नंबर एक्सचेंज कर सकते हैं? मैं एक एस्थेटिक इंसान हूं। उसकी खूबसूरती देखकर मैंने फौरन हाँ कह दिया। फिर हर रोज बातें होने लगीं। 3 महीने बाद उसने खुद प्रपोज किया। वो मेरा पहला प्यार था, इसलिए मना करने की कोई वजह नहीं थी। 21 साल की उम्र से लेकर 28 तक हम 7 साल साथ रहे। घरवाले शादी का दबाव डालते रहे, लेकिन जब भी मैंने ल्यू रुयान से शादी की बात की वो बात टाल देती थी। मुझे लगा उसे अभी शादी नहीं करनी, लेकिन आधा महीना पहले एक पार्टी में मुझे सच पता चला। ल्यू रुयान के दिल में हमेशा से उसका बचपन का दोस्त चेनजे था। चेनजे ने उसे कभी उस नज़र से नहीं देखा और उसने मुझसे रिश्ता सिर्फ इसलिए जोड़ा क्योंकि जिस रात हम मिले थे चेनजे किसी और लड़की के साथ था और स्टेज पर पियानो बजाते हुए मैं उसे थोड़ा बहुत चेनजे जैसा लगा था। सिर्फ चेनजे को जलाने और अपना दुख कम करने के लिए उसने मुझे चुना था। इन सालों में चेनजे ने कई लड़कियां बदलीं और हर बार उसके ब्रेकअप पर ल्यू रुयान उसके पास जाने की सोचती। पर इससे पहले कि वो कुछ कह पाती, चेनजे किसी नई लड़की के साथ होता। 7 साल बीत गए पर उसने इंतजार नहीं छोड़ा। वो चेनजे के उस मजाक वाले वादे को सच मानकर बैठी थी। रुयान, अगर 28 साल की उम्र तक हम दोनों की शादी नहीं हुई तो हम साथ रहकर देख लेंगे। अब वो साल आ गया था। मैंने उसकी चैट देखी और मुस्कुरा दिया। 33 दिन बाद चेनजे का जन्मदिन है और वही दिन मैंने अपना रिश्ता खत्म कर घर लौटने के लिए चुना है। देर रात कमरे में सन्नाटा था। ल्यू रुयान ने चुपके से अपना फोन टेबल पर रखा और सो गई। मैंने फोन उठाया और चैट्स देखीं। उसने चेनजे को एक आखिरी मैसेज भेजा था, निसंदेह तुम ही। कितनी सादगी से उसने अपने दिल की बात लिख दी थी। मुझे अंदाजा था कि ये 4 शब्द लिखते वक्त उसके चेहरे पर कैसी कशमकश रही होगी। चेनजे के लिए उसका प्यार और डर साफ दिख रहा था। सुबह होते ही जब वो तैयार हो रही थी, मैंने कहा, आज ऑफिस से जल्दी आ जाना। उसने हैरान होकर पूछा, क्यों, कुछ खास है क्या? मैंने धीमी आवाज में कहा, आज तुम्हारा जन्मदिन है, भूल गई? वो थोड़ी देर के लिए ठिठक गई, फिर सिर हिलाया।
पिछले कुछ हफ्तों से उसके दिमाग में सिर्फ चेंजे और वो 28 साल वाला वादा चल रहा था। वो अपना जन्मदिन तक भूल गई थी। मुझे खुद पर हंसी आ रही थी कि मैं पिछले 2 महीने से उसके लिए सरप्राइज प्लान कर रहा था। ज्यादा तामझाम की जरूरत नहीं है, सिंपल रखते हैं, उसने कहा। इन सालों में मैंने उसे खुश करने के लिए क्या कुछ नहीं किया, पर उसे कभी फर्क नहीं पड़ा। मैंने व्यंग्य से कहा, सब तैयारियां हो चुकी हैं, मेहमानों को बुला लिया गया है, अब कैंसिल नहीं हो सकता। ऑफिस पहुंचते ही मैंने अपना इस्तीफा सौंप दिया। सहकर्मी हैरान थे। चुआन, तुम अचानक क्यों जा रहे हो? क्या घर जाकर करोड़ों की प्रॉपर्टी संभालनी है? मैंने बस मुस्कुराकर कहा, नहीं, मैं घर जाकर शादी कर रहा हूं। ऑफिस के बाद मैं सीधे होटल पहुंचा। जैसे ही मैं हॉल के गेट पर पहुंचा, अंदर से कुछ आवाजें आईं। इतनी ठंड में रुयान किसे लेने गई है? अरे और कौन? चेंजे। वो आज वापस आ रहा है। और रुयान तो जैसे पलके बिछाए बैठी है। आज उसका जन्मदिन है और अगले महीने चेंजे भी 28 का हो जाएगा। लगता है वो अपना वादा निभाने आया है। सुना है वो आजकल सिंगल भी है। लेकिन अगर वे सच में एक साथ हो गए तो लिन चुआन का क्या होगा? हमने उससे 7 साल तक ये सच छुपाया है। उसे तो ये भी नहीं पता कि चेंजे कौन है, और वो आज भी रुयान से पागलों की तरह प्यार करता है। तो हम क्या कर सकते हैं? रुयान खुद ही चेंजे के प्यार में अंधी हो चुकी है। अगर चेंजे ने अपना वादा निभाने के लिए हाँ कह दिया तो लिन चुआन का कटना 100% तय है। बस उसकी किस्मत खराब है। अच्छा ही है कि उसका कोई बैकग्राउंड नहीं है, तो ब्रेकअप के बाद उसे रफा दफा करना आसान होगा। माना कि इन सालों में उसने हमारे और रुयान के लिए बहुत कुछ किया है, पर हम रुयान की सहेलियां हैं तो साथ तो उसी का देंगी। जब ब्रेकअप होगा तो हम रुयान को विलन नहीं बनने देंगे। उसकी तरफ से हम खुद जाकर उसे कुछ गाड़ियां या घर दे देंगे। आखिर 7 साल का सेटलमेंट भी तो करना होगा। मैं बाहर खड़ा सब सुन रहा था। मुझे आधा घंटा पहले जैसा दर्द नहीं हो रहा था, बल्कि अब हंसी आ रही थी। लियू रुयान मुझसे ब्रेकअप करना चाहती है और अपनी सहेलियों को मुझे हैंडल करने के लिए भेज रही है। मैं पिछले 7 साल से आखिर किस तरह के रिश्ते में था? खैर, अफसोस बस इस बात का है कि इस बार छोड़ने की पहल मेरी तरफ से होगी। तभी कुछ वेटर्स ड्रिंक्स लेकर आए। मैं पीछे हट गया और जैसे ही दरवाजा खुला, अंदर की बातें अचानक बंद हो गईं, जैसे कुछ हुआ ही न हो। मैं मुस्कुराते हुए अंदर गया और सबसे हालचाल पूछने लगा। तभी लियू रुयान एक अजनबी लड़के के साथ अंदर आई। उसकी कदकाठी मुझसे काफी मिलती जुलती थी। मैं बिना किसी एक्सप्रेशन के उसे देखता रहा। रुयान उसे पूरे ग्रुप से मिलवाते हुए आखिर में मेरे पास आई। उसने हिचकिचाते हुए कहा, लिन चुआन, ये मेरा बचपन का दोस्त है, चेंजे। फिर थोड़ी देर रुककर बोली, और चेंजे, ये मेरा एक नॉर्मल दोस्त है, लिन चुआन। रुयान को लगा था कि मैं भड़क जाऊंगा, लेकिन मेरा रिएक्शन उसकी उम्मीद से बिल्कुल अलग था। मैंने बस एक गहरी नजर उस पर डाली और 2 कदम पीछे हटकर उनसे दूरी बना ली। मेरे चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। हेलो मिस्टर चेन, मैं रुयान का बस एक मामूली दोस्त हूं। इंट्रोडक्शन के बाद पार्टी फिर से शुरू हो गई। चेंजे काफी मिलनसार था। वो सबके साथ घुल मिल गया। खेल खेल में जब उसके हाथ बिजी थे तो उसने इशारा किया और रुयान ने बिना सोचे अपने कांटे से उसे तरबूज खिलाया। चेंजे ने भी बड़े आराम से खा लिया और रुयान के ग्लास से ही रेड वाइन पी ली। मैं कुछ मीटर दूर बैठा देख रहा था कि रुयान उसी ग्लास को हाथ से नहीं छोड़ रही थी और जानबूझकर वहीं से पी रही थी जहां चेंजे के होंठ लगे थे। वो काफी नशे में लग रही थी। फिर भी केक कटिंग का टाइम आया। सबने बर्थडे सॉन्ग गाया और मोमबत्तियां जलाईं। मैंने खुद जाकर केक टेबल आगे बढ़ाई। 28 नंबर की मोमबत्ती देखकर रुयान ने अपना सिर झटककर नशा उतारने की कोशिश की। उसकी नजरें पूरे कमरे में घूमी और फिर चेंजे पर टिक गईं। इस साल मैं कोई विश नहीं मांगूंगी, बल्कि एक सवाल पूछूंगी, उसने चेंजे की आंखों में झांकते हुए कहा। अजय, तुम भी 28 के होने वाले हो, क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? कमरे में सन्नाटा छा गया। चेंजे थोड़ा हैरान हुआ और बोला, अभी तो कोई नहीं है। अगले ही पल वहां शोर मच गया। उसकी सहेलियां खुशी से चिल्लाने लगीं और नशे में धुत रुयान को घेरकर नाचने लगीं। मैं चुपचाप बैठा एक अनजान दोस्त का रोल प्ले करता रहा। रात के 12 बजते ही पार्टी खत्म हुई। जब सब चले गए तो मैंने रुयान को सहारा देकर कार में बिठाया। वो नशे में मेरे कंधे पर सिर रखकर अपनी दबी हुई बातें बोलने लगी। वह रोते हुए कह रही थी, प्लीज मत जाओ, मेरे पास रुक जाओ। बाकी सब ठीक है, पर मैं क्यों नहीं? मैंने तुम्हारा सालों इंतजार किया है। ड्राइवर को लगा कि वो मुझसे कह रही है। उसने हंसकर कहा, भाई, आपकी गर्लफ्रेंड आपसे बहुत प्यार करती है। मैंने बस हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, वो चेंजे से प्यार करती है और मैं चेंजे नहीं हूं। अगली सुबह जब रुयान का नशा उतरा तो उसे बीती रात की धुंधली यादें सताने लगीं। उसने सफाई देते हुए कहा, लिन चुआन, कल क्लब पहुंचते ही मुझे बहुत पिला दी गई थी। मैंने जो भी बकवास की उसे सीरियसली मत लेना। मुझे उम्मीद नहीं थी कि उसे सब याद होगा
और न ही इतने घटिया बहाने की उम्मीद थी। पर मैंने शांति से उसका साथ दिया और कहा, कोई बात नहीं, मैं समझता हूं। मेरी खामोशी और कल की नॉर्मल दोस्त वाली बात याद करके उसे घबराहट होने लगी। उसने बात बदलने के लिए कहा, कल मैं सबके साथ बिजी थी और तुम्हें टाइम नहीं दे पाई। क्या तुम नाराज हो? चलो आज शाम को डेट पर चलते हैं। मैंने सीधा जवाब दिया, शाम को मैं बिजी हूं, नहीं आ पाऊंगा। मेरे इनकार ने उसे और भी जिद्दी बना दिया। आखिर में मुझे हाँ कहना पड़ा। शाम को मैं तैयार होकर निकल ही रहा था कि मेरे पुराने कलीग किन हाउ का मैसेज आया। लिन चुआन, क्या तुमने अपनी गर्लफ्रेंड को ऑफिस छोड़ने के बारे में नहीं बताया? वो यहां आई थी और काफी गुस्से में लग रही है। मैसेज पढ़ते ही रुयान का फोन आ गया। उसकी आवाज फोन में गूंज रही थी, तुम्हारे कलीग कह रहे हैं कि तुमने जॉब छोड़ दी है और तुम शादी करने वाले हो। इससे पहले कि मैं कुछ कहता, वो चिल्लाने लगी, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मेरा अभी शादी का कोई इरादा नहीं है। मुझे समझ आया कि वो सोच रही है कि मैं जॉब छोड़कर उस पर शादी का दबाव बना रहा हूं। मैंने शांति से कहा, कलीग्स की बातों को सीरियसली मत लिया करो। मैंने बस थककर ब्रेक लेने के लिए जॉब छोड़ी है। मेरी बात सुनकर वो थोड़ी शांत हुई। उसने पूछा, तुम कहाँ हो? मैं आऊं क्या? मैं उसे एड्रेस बताने ही वाला था कि पीछे से किसी के हंसने की हल्की आवाज आई जो बिल्कुल चेनज़े जैसी थी। मैंने अपना जवाब बदल दिया और कहा, नहीं, जरूरत नहीं है। फोन कट गया। काली पड़ती स्क्रीन को देखकर मैं खुद पर हंसा। अगर वो सच में आना चाहती तो फोन इतनी जल्दी नहीं काटती। वो बस रस्म पूरी कर रही थी और मैं बेवकूफों की तरह उसे सच मान बैठा था। मैं रेस्टोरेंट पहुंचा। वेटर मुझे टॉप फ्लोर के केबिन में ले गया। वहां टेबल खानों से भरी थी, पर रुयान गायब थी। वेटर ने बताया, मैडम ने 10 मिनट पहले ही ये सब ऑर्डर किया है। उन्हें कोई जरूरी काम आ गया, इसलिए वो शायद देर से आएंगी। मैंने मुस्कुराकर खुद से कहा, जरूरी काम? पक्का चेनज़े के साथ होगी। उसके लिए तो उसके साथ बिताया हर पल सबसे जरूरी काम ही होता है। मैं अंदर गया। वेटर ने डिशेज के नाम बताए। टेबल सी फूड से भरी थी। मैंने वेटर से कहा, ये सब हटा दो। यूरोप में सालों तक यही खाया है और अब मुझे इससे नफरत है। वेटर हिचकिचाया, सर मैडम ने पेमेंट कर दी है और ये काफी महंगा है, हम रिफंड नहीं कर पाएंगे। मैंने अपना कार्ड निकाला और उसे देते हुए कहा, मुझे पता है। ये सब हटाओ और नया ऑर्डर लो, मैं पे कर सकता हूं। डिनर खत्म होने तक रुयान नहीं आई। मैंने भी इंतजार नहीं किया, बिल भरा और घर चला गया। मैं अभी आधे रास्ते ही पहुंचा था कि कुछ मैसेज आ गए। लिन चुआन, क्या तुम आज रात बाहर कहीं रुक सकते हो? अजय अचानक देश वापस आ गया है। पुराने घर की साफ सफाई नहीं हो पाई तो वो वहां नहीं रह सकता। बेचारा ठंड में काफी परेशान हो गया है और उसका पेट भी कुछ ठीक नहीं है। उसे देखभाल की जरूरत है। क्या मैं उसे आज रात यहां रुकने के लिए कह दूं? एक तरफ चेनज़े का ख्याल रखना और दूसरी तरफ उसे हमारे रिश्ते के बारे में पता चलने से बचाना। वाकई दिलचस्प है। इस बार मेरा मूड लियू रुयान की नौटंकी में साथ देने का बिल्कुल नहीं था। मैंने सीधा उससे पूछा, वो तुम्हारा दोस्त है ना? तो हमारा रिश्ता छुपाना क्यों है? और आखिर कब तक छुपाती रहोगी? मैसेज भेजने के काफी देर बाद जवाब आया। रुयान ने कोई सफाई नहीं दी, बस एक तारीख लिख दी, 18 जनवरी। अगर पहले की बात होती तो मुझे समझ नहीं आता कि उसने यही दिन क्यों चुना, पर अब मैं जानता हूं कि 18 तारीख चेनज़े का जन्मदिन है। अगर उस दिन चेनज़े ने अपना वादा निभाया और उसके साथ आने को मान गया तो वो बिना सोचे समझे मुझसे ब्रेकअप कर लेगी। और अगर चेनज़े ने मना कर दिया तो वो अपनी हार मानकर मुझसे शादी की बात करेगी और प्यार का नाटक शुरू कर देगी। अगर रिजेक्ट हो गई तो मेरे जैसा परमानेंट बॉयफ्रेंड तो है ही, वो सब कुछ एक मजाक कहकर टाल देगी। आगे बढ़ना हो या पीछे हटना, उसने हर तरफ से खुद को सेव कर लिया था। मुझे उसकी अक्ल पर तरस भी आ रहा था और हैरानी भी, पर अब मैं उसकी लाइफ का बैकअप प्लान बनकर नहीं रहना चाहता था। मैंने कोई रिप्लाई नहीं किया, फोन बंद किया और एक होटल पहुंच गया। सोने से पहले मैंने थोड़ी ड्रिंक की और सो गया। अगले दिन दोपहर को जब नींद खुली और मैंने फोन ऑन किया तो मैसेज की बाढ़ आ गई थी। ज्यादातर रुयान के थे और कुछ उसकी सहेलियों के। हेलो, कहाँ हो तुम? फोन क्यों नहीं उठा रहे? मैसेज का जवाब क्यों नहीं दे रहे? डराओ मत यार, रुयान तुम्हें ढूंढते ढूंढते कल रात से पागल हो रही है। इन इल्जामों को पढ़कर मुझे हंसी आई। फोन बंद करके सोना क्या डराना होता है, और वैसे भी वो सब जानते हैं कि चेनज़े रुयान की जान है। उसे मेरी फिक्र कब से होने लगी। मैं सोच ही रहा था कि रुयान का फोन आ गया। उसका लहजा काफी खराब था। लिन चुआन, अजय बस एक रात के लिए यहां रुकने आया है, क्या इसके लिए इतना गुस्सा होना जरूरी है? अगर तुम खुश नहीं भी थे तो नाराजगी जताने का ये तरीका सही नहीं है। मुझे अब सफाई देने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए बहाना मार दिया। कोई नाराजगी नहीं है, फोन की बैटरी खत्म हो गई थी इसलिए बंद हो गया। पहले होता तो रुयान यकीन कर लेती, पर आज उसने शक जताते हुए पूछा, ऐसा क्यों?
पहले तो तुम हमेशा अवेलेबल रहते थे, फिर कल रात ही फोन क्यों बंद हुआ? उसका सवाल सुनकर मैं सुन रह गया और पुरानी बातें याद आने लगीं। कुछ साल पहले एक रात रुयान के पेट में दर्द हुआ। उसने सेक्रेटरी को फोन मिलाया, पर गलती से मुझे लग गया। मैं उसी वक्त उठा और उसके लिए दवाइयां लेकर पहुंचा। पिछले साल जब वो विदेश गई थी, टाइम जोन अलग होने की वजह से उसने मुझे रात के 3-4 बजे फोन करके एक फाइल ढूंढने को कहा। मैं नींद में होते हुए भी उठा और सीसीटीवी फुटेज चेक करके उसकी मदद की। 3 महीने पहले मेरा अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ था। होश आते ही उसका मैसेज आया कि उसे मिल्क टी पीनी है और मैंने नर्स से रिक्वेस्ट करके उसे भिजवाई। एक एक करके ऐसी कई बातें याद आईं जो इस बात का सबूत थीं कि मैंने उसे कितना चाहा था। पर अफसोस, मैं चाहे जो कर लूं उसे कभी कुछ नहीं दिखा। ये सोचते ही मेरी आवाज में थोड़ी कड़वाहट आ गई, शायद इसलिए क्योंकि मैं डरता था कि जब तुम्हें मेरी जरूरत हो मैं वहां न हूं। पर कल तुम्हें मेरी जरूरत नहीं थी। मेरी बात सुनकर रुयान को अंदर तक झटका लगा। 7 साल के रिश्ते में मैंने हमेशा उसकी बात मानी थी। हम कभी नहीं लड़े, उसने कभी कुछ नहीं छुपाया या मैंने कभी पूछा नहीं, और मैंने हमेशा उसका ख्याल रखा। रुयान को भी मानना पड़ा कि मैं एक परफेक्ट बॉयफ्रेंड था। पुरानी बातें याद आते ही उसका लहजा नरम हो गया। आई एम सॉरी लिन चुआन, मैं तुम्हारी फिक्र कर रही थी इसलिए थोड़ा तेज बोल गई। तुम अभी कहाँ हो? मैं आती हूँ। मैंने मना कर दिया और टैक्सी लेकर घर आ गया। घर पहुंचते ही आया ने बताया, साहब मैडम अभी बाहर गई हैं। अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था, चेन जे ने बुलाया होगा। हवा में अब भी उस मर्द के परफ्यूम की महक थी। मैंने कुछ नहीं पूछा, बस आया से कहा कि खिड़की खोल दे ताकि ताज़ी हवा आ सके। अगले 15 दिनों तक मेरी रुयान से कोई बात नहीं हुई। ऐसा लग रहा था जैसे मैं भूल ही गया हूं कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड भी है। चेन जे के सोशल मीडिया से मुझे पता रहता था कि वो कहाँ है, पर मैंने न तो उससे पूछा और न ही कोई सफाई मांगी। मेरे लिए अब हर दिन बस एक उल्टी गिनती जैसा था। जो इंसान जाने वाला है उस पर वक्त बर्बाद करने का क्या फायदा? न्यू ईयर की रात बर्फ गिर रही थी। मेरा मूड अच्छा था तो मैंने पूरी रात खिड़की के पास बैठकर फिल्में देखीं। सुबह के वक्त जब बाहर पटाखों का शोर था, मैं थककर कुर्सी पर लेट गया। तभी दरवाजे पर कदमों की आवाज आई। नशे में धुत रुयान घर लौटी थी। वो लड़खड़ाते हुए आई और सोफे पर ढेर सारे शॉपिंग बैग्स पटक दिए। देखो लिन चुआन, मैं तुम्हारे लिए 2 मफलर लाई हूं। बाहर बहुत ठंड है ना? और ये देखो रॉलेक्स की घड़ी, तुम्हारा न्यू ईयर गिफ्ट। बताओ कैसी है? वो पागलों की तरह गिफ्ट्स मुझ पर लादने लगी। मैंने मफलर हटाया क्योंकि मुझे गर्मी लग रही थी। वो मेरा हाथ पकड़कर माफी मांगने लगी। सॉरी यार, पिछले कुछ दिनों से बहुत बिजी थी, घर नहीं आ पाई। क्या तुम फिर से नाराज हो? मुझे उस दिन तुम्हें रेस्टोरेंट में अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। लिन चुआन, प्लीज मुझे माफ कर दो। अब हम सब ठीक कर लेंगे। बोलते बोलते वो मुझे किस करने की कोशिश करने लगी। मुझे उसके मुंह से आती शराब की बदबू बर्दाश्त नहीं हो रही थी। जैसे तैसे मैंने उसे बेड तक पहुंचाया। उसके सोने के बाद मैंने लिविंग रूम साफ किया और फोन चेक किया। सोशल मीडिया पर हर कोई न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रहा था, पर चेन जे की पोस्ट ने मेरा ध्यान खींचा। उसने 9 तस्वीरों का एक कोलाज डाला था जिसमें वो एक लड़की के साथ बर्फ में था। कैप्शन था, साल की पहली बर्फ और मेरा नया सही और पसंदीदा हमसफर। इसे देखते ही सारा माजरा समझ आ गया। तभी तो रुयान अचानक नशे में घर आई और मुझ पर प्यार बरसाने लगी। उसका क्रश किसी और के साथ सेट हो गया था, इसीलिए उसे इस पुराने खिलौने की याद आई। मेरे चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान आई। मैंने घड़ी उतारकर मेज पर रख दी। अगले कुछ दिन रुयान बिल्कुल बदल गई। वो कहीं नहीं गई, बस घर पर रहकर मेरा ख्याल रखने का नाटक करती रही। मेरे पेट में दिक्कत थी तो वो खुद खिचड़ी बनाने लगी। मैंने एक ट्रैवल ऐड देखा तो वो वेकेशन प्लान करने लगी। शायद दिल टूटने के बाद उसे मेरी अहमियत समझ आ रही थी, पर अब मुझ पर इन सब बातों का कोई असर नहीं होने वाला था। मैं बस चुपचाप उसे एक आदर्श प्रेमिका का रोल निभाते हुए देखता रहा। वो मेरे छोटे से काम के लिए इधर उधर भागती रही और मुझे जरा भी बुरा नहीं लगा। इन आखिरी दिनों में वो जो भी कर रही थी उसे मैं अपने पुराने एहसानों का बदला मान रहा था। जब बर्फ रुकी तो मम्मी ने मुझे कुछ सूट के डिजाइन्स भेजे और पूछा कि मुझे कौन सा पसंद है। मैं फोन पर फोटोज जूम करके देख रहा था कि रुयान दबे पांव पीछे आ गई। जैसे ही उसने मेरे हाथ से फोन छीना, उसका चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। दूल्हे का सूट? तुम दूल्हे का सूट क्यों देख रहे हो? मैंने बिना पलक झपकाए झूठ बोल दिया। तुम्हें बताया तो था, एक दोस्त की शादी है, उसके कपड़ों में कुछ दिक्कत आ गई है तो वो नया देख रहा है, बस उसी में उसकी मदद कर रहा हूं। मेरा चेहरा देखकर उसका शक दूर हो गया। उसने फोन वापस दिया और पूछा, मैं भूल गई शादी किस तारीख को है? मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। उसकी आंखों में एक उम्मीद और गंभीरता देखकर मेरे चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। 18 जनवरी। क्या तुम वाकई जाना चाहती हो?
तारीख सुनते ही लियू रुयान थोड़ी देर के लिए सुन्न रह गई। मैं बिना पलक झपकाए उसे देखता रहा और उसके जवाब का इंतजार करने लगा। काफी देर की खामोशी के बाद उसने एक फीकी सी मुस्कान के साथ कहा, देखते हैं जैसा उस वक्त ठीक लगेगा। उस सवाल के बाद से रुयान फिर से उदासी में डूब गई। वो दिन भर ख्यालों में खोई रहती और उसका मन कहीं नहीं लगता था। मैंने शादी का बहाना बनाकर उसके सामने ही अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया। ग्रेजुएशन के बाद इस अपार्टमेंट में रहते हुए मुझे 6 साल हो गए थे। मैंने सिर्फ वही चीजें सूटकेस में डाली जो मैंने खुद खरीदी थीं, बाकी सब वहीं छोड़ दिया। आखिर वापस बीजिंग जाना मेरा अपना इलाका था, वहां जो चाहिए होगा नया खरीद लूंगा। कभी कभी जब रुयान ख्यालों से बाहर आती तो वो मेरा सूटकेस चेक करती, पर उसमें अपना सामान देखकर भी उसने कभी एक सवाल नहीं पूछा। मुझे पता था कि उसका पूरा ध्यान चेनज़े के जन्मदिन की पार्टी के इनविटेशन पर है, उसे कुछ और दिख ही नहीं रहा था। मैंने चुपके से अपनी बहुत सी पर्सनल चीजें फेंक दी। जब तक हमारी पुरानी कपल वाली चीजें वहां सजी हुई थीं, उसे शक भी नहीं हुआ कि मैं ये घर हमेशा के लिए छोड़ रहा हूं। उसे लगता था कि मैं उसे इतना प्यार करता हूं कि उसके लिए जान दे सकता हूं, तो वो भला ये क्यों सोचती कि मैं उसे छोड़कर जा रहा हूं। सब कुछ खत्म करने का इरादा था, इसलिए पैकिंग करना मेरे लिए बहुत आसान रहा। 18 जनवरी को आसमान में बादल छाए थे, जैसे बारिश होने वाली हो। रुयान सुबह जल्दी उठकर सोफे पर बैठ गई और लगातार अपना फोन चेक करने लगी। मैं थोड़ा देर से उठा और नाश्ता करने लगा। आया ने मौसम देखकर पूछा, साहब बारिश होने वाली है, क्या एयरपोर्ट के लिए जल्दी निकलना चाहिए? ये सुनकर रुयान ने सिर उठाया और अनजाने में पूछा, एयरपोर्ट क्यों जा रहे हो? कल मुझे शादी में जाना है, तुमने कहा था कि तुम सोचकर बताओगे, तो क्या सोचा? मैंने शांति से उसे देखते हुए कैजुअल अंदाज में बात संभाली। वह कुछ सेकंड चुप रही और फिर बोली, शादी बहुत दूर है, मैं नहीं जा पाऊंगी। चलो मैं तुम्हें एयरपोर्ट छोड़ देती हूं। मुझे इस जवाब की उम्मीद थी। मैंने आखिरी टोस्ट खाया और अपना सामान लेकर निकल गया। रुयान ने अभी कार की सीट बेल्ट लगाई ही थी कि उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आया। उसने झट से फोन चेक किया और उसकी आंखों में वो खुशी चमक उठी जिसे वो लाख कोशिशों के बाद भी नहीं छुपा पाई। उसने बेल्ट खोली और कार से बाहर निकल गई। नीचे उतरने के बाद उसे एहसास हुआ कि वो क्या कर रही है, तो उसने झुककर मुझसे सफाई दी, लिंचुआन, ऑफिस में अचानक कुछ काम आ गया है, मैं ड्राइवर को भेज देती हूं, वो तुम्हें एयरपोर्ट छोड़ देगा। इतने सालों साथ रहने के बाद मैं उसकी आंखों की चमक से समझ गया था कि वो झूठ बोल रही है, पर मैंने उसे टोका नहीं और बस सिर हिला दिया। ड्राइवर के इंतजार के दौरान मैंने सोशल मीडिया देखा, चेनज़े ने पार्टी की फोटो डाली थी और उसके साथ वो लड़की अब नहीं दिख रही थी। लगता है उनका फिर से ब्रेकअप हो गया था। इसका मतलब था कि चेनज़े का वो पुराना वादा कि अगर 28 साल की उम्र तक उसकी शादी नहीं हुई तो वो रुयान के साथ रहेगा, उसके पूरा होने की उम्मीद फिर से जाग गई थी। तभी रुयान इतनी खुश थी। जब ड्राइवर आया तो रुयान भी सफेद रंग की शाम की ड्रेस पहनकर अपनी स्पोर्ट्स कार में सवार हो गई। उसने खिड़की से हाथ हिलाकर पूछा, तुम वापस कब आओगे? मैं बस मुस्कुराया और कोई जवाब नहीं दिया। उसे भी कोई फर्क नहीं पड़ा और वो तेजी से निकल गई। मैं ड्राइवर के बगल वाली सीट पर बैठा उस कार को ओझल होते देखता रहा, फिर धीरे से कहा, चलिए। बाहर हल्की बारिश शुरू हो गई थी जिसने खिड़की के कांच को धुंधला कर दिया था। अब कुछ साफ नहीं दिख रहा था। मैंने आंखें बंद की और मन ही मन कहा, अलविदा, अब दोबारा कभी नहीं मिलना। प्लेन में बैठने से पहले पापा का फोन आया, लिंचुआन, तुम कितने बजे पहुंच रहे हो? मैंने ड्राइवर को भेज दिया है। मैंने मना नहीं किया। रात को नींद पूरी नहीं हुई थी, इसलिए पूरे 2 घंटे के सफर में मैं सोता रहा। बीजिंग लैंड करने के बाद मैंने कैप और चश्मा लगाया। जैसे ही एग्जिट गेट से बाहर निकला, किसी ने मुझे आवाज दी, लिंचुआन। मैंने नींद भरी आंखों से सिर हिलाया। मुझे लगा कि अंकल ने किसी ड्राइवर को भेजा होगा। मैंने सामने खड़ी एक खूबसूरत लड़की को देखा और मुझे लगा कि शायद यही ड्राइवर है। मैं गाड़ी में बैठते ही फिर से सो गया। जब नींद खुली तो सामने एक अनजान विला था। मैंने शक के साथ पूछा, ये कहाँ ले आई? ये मेरा घर तो नहीं है। मेरी हालत देखकर शेन यूचू मुस्कुराई, आज ये आपका घर नहीं है, पर कल से होगा। असल में ये हमारा वेडिंग विला है। ये सुनकर मैं हक्का बक्का रह गया। मेरी नींद पूरी तरह उड़ गई। मैंने चश्मा और कैप हटाकर उसे देखा तो उसकी मुस्कुराती आंखों से मेरी नजरें मिली। मेरी हैरानी देखकर वो सब समझ गई और हाथ बढ़ाते हुए कहा, मिस्टर लिन, मेरा नाम शेन यूचू है। मैंने शर्मिंदगी के साथ हाथ मिलाया और कहा, सॉरी, मैं नींद में था तो पहचान नहीं पाया। मैं लिंचुआन हूं। वो हल्के अंदाज में बोली, कोई बात नहीं, हमारे पास एक दूसरे को जानने के लिए आगे बहुत वक्त है। वहीं दूसरी तरफ रुयान पार्टी के बाहर अपनी ड्रेस की सिलवटें ठीक कर रही थी। फोन वाइब्रेट हुआ। ड्राइवर का मैसेज था कि लिंचुआन प्लेन में बैठ चुका है। उसने हिचकिचाते हुए एक मैसेज किया, पहुंचकर बता देना।
अपना मन पक्का करके उसने दरवाजा खोला। उसकी नजरें सीधा उस शख्स पर जाकर रुकी जिसके लिए वो तड़प रही थी, चेनजे। उसे देखते ही उसकी धड़कनें तेज हो गईं। वहां कुछ लड़के मजाक कर रहे थे, अजय आज तो उसे मिलवा ही दे, कब तक छुपा कर रखेगा। विश मांगते वक्त सबको सरप्राइज दे देना। रुयान को अपने पिछले बर्थडे की बात याद आई और उसे लगा कि शायद 16 साल की उम्र में किया गया वो मजाक आज सच होने वाला है। वो पूरी पार्टी में यही सोचती रही और घबराहट में काफी ड्रिंक कर ली। जब केक आया तो उसके हाथ कांपने लगे। उसकी सहेलियों ने उसे घेर लिया और कानाफूसी करने लगीं। रुयान, तुम्हारा सपना सच होने वाला है, कैसा लग रहा है? रुयान बस मुस्कुराती रही। तभी एक सहेली ने उसके कंधे पर हाथ रखा और पूछा, पर अगर बात बन गई तो लिन चुआन का क्या होगा? चेनजे की पार्टी में लिन चुआन का नाम सुनते ही रुयान की मुस्कान गायब हो गई और उसे थोड़ा बुरा महसूस हुआ। उसकी सहेलियों ने उसे तुरंत चढ़ाना शुरू कर दिया। अरे छोड़ उसे, अभी ब्रेकअप कर ले। वो एक मामूली लड़का है, उसे संभालना आसान है। अगर वो तमाशा करे तो हम देख लेंगे, तू बस फिक्र मत कर। सबके उकसाने पर रुयान ने फोन निकाला और कुछ टाइप किया, पर सेंड बटन पर उसकी उंगली रुक गई। उसकी सहेलियों ने उसका हाथ पकड़कर बटन दबा दिया। स्क्रीन पर उसके पहले वाले मैसेज पहुंचकर बता देना कि ठीक नीचे नया मैसेज गया, चलो ब्रेकअप करते हैं। उसी वक्त पार्टी में सबने बर्थडे सॉन्ग गाना शुरू किया। रुयान की उम्मीदों के बीच चेनजे ने हाथ जोड़कर विश मांगी। उम्मीद है मेरा 28वां साल शानदार होगा और मैं अगले साल की विश जियाजिया के साथ मांग पाऊंगा। रुयान के चेहरे का रंग उड़ गया और बाकी लोग भी हैरान रह गए। ये जियाजिया कौन है? मिलवाओ तो सही। तभी दरवाजा खुला और एक बेहद खूबसूरत लड़की अंदर आई। हेलो सबको, मैं चेनजे की गर्लफ्रेंड हूं, शिया जियाजिया। पूरा कमरा शोर से भर गया और चेनजे मुस्कुराते हुए अपनी नई गर्लफ्रेंड का हाथ पकड़कर सबको अपनी लव स्टोरी सुनाने लगा। लियू रुयान एक कोने में बैठी अपनी सहेलियों के साथ एक के बाद एक ड्रिंक पी रही थी। पीते पीते वे सब नशे में चूर हो गईं। तभी तांग यान लड़खड़ाते हुए उठी और चेनजे के सामने जा खड़ी हुई। सबकी हैरान नजरों के बीच वो अपनी सहेली के हक के लिए चिल्लाने लगी, चेनजे, क्या तुम भूल गए कि तुमने सालों पहले रुयान से क्या वादा किया था? यह सुनकर शिया जियाजिया के चेहरे पर भी जिज्ञासा आ गई। वादा? कैसा वादा? चेनजे का चेहरा उसी पल उतर गया, पर नशे में धुत तांग यान को किसी की परवाह नहीं थी। दूसरी सहेलियां भी मैदान में कूद पड़ीं। तुमने रुयान से वादा किया था कि 28 के होने पर तुम उसके साथ रहोगे। हमें सब याद है, क्या तुम अब अपनी बात से मुकर रहे हो? शिया जियाजिया की मुस्कान गायब हो गई। उसने चेनजे को एक तीखी नजर से देखा और कहा, सच में? नशे में किए गए मजाक को कोई सीरियसली कैसे ले सकता है? और वैसे भी मैंने तब कहा था जब मैं सिंगल होता, पर अब मेरी गर्लफ्रेंड है तो वो बात अब मायने नहीं रखती। उसका एक एक शब्द लियू रुयान के कलेजे में खंजर की तरह चुभ रहा था। उसने अपना सीना पकड़ लिया जहां बेइंतहा दर्द हो रहा था और सोफे का सहारा लेकर खड़ी हुई। सबकी नजरों के सामने वो पागलों की तरह हंसने लगी। हाँ, सब गलत है। तुम्हारे पास गर्लफ्रेंड है तो मेरे पास भी बॉयफ्रेंड है। सब मजाक था, बस एक मजाक। उसकी बातों से जियाजिया के चेहरे पर फिर से सुकून आ गया। उसने चेनजे का हाथ पकड़ा और रुयान के सामने जाकर ऐसे जताने लगी जैसे कुछ हुआ ही न हो। तो ये बस एक गलत फहमी थी। मैंने सुना है रुयान दीदी का बॉयफ्रेंड है, आज उन्हें साथ क्यों नहीं लाई? रुयान का दिमाग सुन था, पर वो जबरदस्ती मुस्कुराई। वो एक शादी में शामिल होने गया है, उसके पास वक्त नहीं था। जियाजिया ने सिर हिलाया, पर चेनजे की आंखों में एक अजीब सा गुस्सा और शक था। कौन है वो बॉयफ्रेंड? मुझे देश वापस आए इतना वक्त हो गया, तुमने कभी उसका जिक्र तक नहीं किया। चेनजे का चेहरा देखकर रुयान की आवाज ही नहीं निकल रही थी। तांग यान ने तुरंत उसे सहारा दिया और चेनजे को ताना मारते हुए कहा, लिन चुआन ही रुयान का बॉयफ्रेंड है। वही लड़का जो रुयान की बर्थडे पार्टी में सबसे हैंडसम था, वही है उसका बॉयफ्रेंड। चेनजे को वो रात याद आई जब मैंने मुस्कुराकर खुद को मामूली दोस्त बताया था। उसे कुछ गड़बड़ लगी और उसने तंज कसा, पर उस दिन तो दोनों कह रहे थे कि बस दोस्त हैं। तांग यान चिढ़कर बोली, छोटे मोटे झगड़े चलते रहते हैं। चेनजे, तुमने इतनी लड़कियां घुमाई हैं, तुम्हें इतना भी नहीं पता? चेनजे का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। उसने तांग यान को घूर कर देखा और बोला, बात हजम नहीं हो रही? मैंने दुनिया देखी है, इसलिए पूछ रहा हूं। अगर तुम सब कह रही हो कि वही बॉयफ्रेंड है, तो क्यों ना मैं उसे फोन लगाऊं? मुझे भी तो अपने नए जीजाजी से जान पहचान करनी चाहिए। रुयान और उसकी सहेलियों के चेहरे उसी पल काले पड़ गए। उन्हें अभी अभी भेजा गया वो ब्रेकअप मैसेज याद आ गया। उनके चेहरे देखकर चेनजे को यकीन हो गया कि कुछ दाल में काला है। उसने सीधा फोन निकाला और मुझे वॉइस कॉल कर दी। वे औरतें फोन छीनने के लिए आगे बढ़ीं, पर जियाजिया ने बीच में आकर चेनजे का बचाव किया। चेनजे ने बिना डरे फोन का वॉल्यूम फुल किया और लाउडस्पीकर ऑन कर दिया। कमरे में सन्नाटा छा गया।
बस फोन की रिंग सुनाई दे रही थी। रुयान ने अपनी मुट्ठियों को भींच लिया। वो मन ही मन दुआ कर रही थी, प्लीज फोन मत उठाना, प्लीज वो मैसेज मत देखना। 1 मिनट तक रिंग बजती रही। रुयान का दिल सीने से बाहर आने को था। जब कॉल अपने आप कटने ही वाली थी तभी फोन उठ गया। मिस्टर चेन, क्या काम है? रुयान का चेहरा सफेद पड़ गया, जबकि चेनजे की आंखों में एक कमीनी मुस्कान थी। कुछ खास नहीं, बस आज मेरा जन्मदिन है। सुना है तुम रुयान के बॉयफ्रेंड हो, सोचा तुम्हें भी पार्टी में बुला लूं। फोन पर कुछ सेकंड सन्नाटा रहा। रुयान की सांसें अटक गई थीं। तभी मेरी आवाज आई, सॉरी, मैं अभी बीजिंग में हूं तो नहीं आ पाऊंगा। मेरी आवाज नॉर्मल सुनकर रुयान को लगा कि मैंने शायद मैसेज नहीं देखा है। उसे थोड़ी राहत मिली, पर मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई थी। मैंने हंसते हुए कहा, वैसे मेरा और लियू रुयान का ब्रेकअप हो गया है, तो आप कोई गलत फहमी मत पालना। चेनजे हैरान हुआ, पर उसकी आवाज में मजा लेने वाला अंदाज था। ब्रेकअप कब हुआ? मैंने जवाब दिया, अभी थोड़ी देर पहले, करीब 10 मिनट हुए होंगे। मुझे उसका ब्रेकअप मैसेज मिला है। वहां खड़े लोग अपनी हंसी रोकने की कोशिश करने लगे। चेनजे ने मजे लेते हुए रुयान और उसकी सहेलियों को देखा और कहा, ठीक है, मैं ये खबर उन तक पहुंचा दूंगा। मैंने आगे कहा, शुक्रिया मिस्टर चेन, आपको आपके 28वें जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, और उम्मीद है कि प्यार करने वालों को मंजिल मिले। मैंने जानबूझकर 28वें साल पर जोर दिया ताकि सबको समझ आ जाए कि मुझे अंदर की पूरी बात पता है। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि कुछ पूछे। फोन कट गया और कमरे में 5-6 मिनट तक मौत जैसा सन्नाटा रहा। आखिर में जियाजिया ने बात संभालने के लिए रुयान को ड्रिंक ऑफर की। रुयान ने एक ही सांस में ग्लास खाली किया, उसे मेज पर पटका और अपनी सहेलियों के साथ वहां से निकल गई। बाहर निकलते वक्त उसने जियाजिया को किसी से कहते सुना, अजय, क्या ये मिस्टर लिन, बीजिंग वाले लिन हैं? सुना है कि वो वहीं से हैं। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, बीजिंग के लिन परिवार का नाम सुना सुना लग रहा है। शायद मेरा वहम होगा। पार्टी से बाहर आते ही सहेलियां रुयान को दूसरे केबिन में ले गईं और ढाढ़स बंधाने लगीं। रुयान, अच्छा ही हुआ जो चेनजे से पीछा छूटा। इसकी 7 सालों में इतनी गर्लफ्रेंड रही हैं कि इसकी शादी में उनके लिए अलग से 10 टेबल लगानी पड़ेंगी। ऐसे प्लेबॉय से शादी करके कोई सुखी नहीं रहता। लिन चुआन ही तेरे लिए बेस्ट है। हाँ, लिन चुआन तो चेनजे से हर मामले में बेहतर है। वो बस आज गुस्से में था, इसलिए उसने ऐसा कहा। तू घर जाकर उसे मना लेना, वो तुझसे इतना प्यार करता है कि मान जाएगा। सहेलियों की बातों से रुयान को थोड़ी तसल्ली मिली। उसने फोन निकाला और बहुत सोच समझकर एक मैसेज टाइप किया, लिन चुआन, मैं बस दोस्तों के साथ गेम खेल रही थी। टास्क ये था कि बॉयफ्रेंड को ब्रेकअप का मैसेज भेजो और फिर किसी और से फोन करवाकर उसका रिएक्शन देखो। तुम इसे सच मत मान लेना। तुम बीजिंग पहुंच गए, होटल मिल गया, या शादी की तैयारियों में बिजी हो। कल वापस आओगे या परसों? मैं तुम्हें लेने आऊं क्या? जब ये मैसेज आया तब मैं शेन यूचू को वेडिंग ड्रेस ट्राई करते हुए देख रहा था। मैंने मैसेज पढ़ा और मेरी हंसी छूट गई। वाह, मौके पर ही क्या कहानी बनाई है। दिमाग तो तेज है, पर अफसोस कि अब मैं इसकी एक बात पर भी यकीन नहीं करने वाला। साफ दिख रहा है कि चेनजे ने जब इसे सबके सामने रिजेक्ट किया तो अपनी इज्जत बचाने के लिए अब मेरे पास आ रही है। मुझे उस कॉल के बारे में सोचकर अफसोस हुआ कि काश मैं वहां मौजूद होता और रुयान का उतरता हुआ चेहरा देख पाता। मैंने एक ठंडी सांस ली। शेन यूचू ने मुझे देखा और पूछा, क्या हुआ? क्या ये ड्रेस अच्छी नहीं है? मैं दूसरी मंगवाती हूं। नहीं, ड्रेस बहुत अच्छी है, बस शादी की वजह से एक अच्छा तमाशा देखने से चूक गया, उसी का अफसोस है। तमाशा? कैसा तमाशा? मुझे बताओगी? मेरा मन तो था बताने का, पर होने वाली पत्नी के सामने एक्स गर्लफ्रेंड की बातें करना ठीक नहीं था। मैंने बात घुमाते हुए कहा, अरे कुछ नहीं, शंघाई के कुछ पुराने दोस्त किसी के बर्थडे पर कुछ गड़बड़ कर बैठे हैं, बस वही था। चलो, हम अपनी शादी की तैयारियों पर ध्यान देते हैं। शेन यूचू को लगा कि शायद मैं और कुछ नहीं बताना चाहता, इसलिए उसने भी ज्यादा सवाल नहीं किए और लिविंग रूम से कुछ मीठा लेकर आई। शायद तुम्हें भूख लगी होगी, पहले कुछ खाकर पेट भर लो, फिर काम खत्म होते ही मैं तुम्हें बाहर लेकर चलूंगी। तुम्हारा कुछ खास खाने का मन है? वाकई मुझे काफी भूख लगी है। मैंने यूचू से उसकी पसंद पूछी, सब नोट किया और बाहर जाकर इंतजाम करने लगा। ऑर्डर देते समय मैं ख्यालों में खो गया। जो जानकारी मुझे मिली थी उसके हिसाब से शेन यूचू बीजिंग के मशहूर शेन ग्रुप की तीसरी बेटी है और मुझसे 2 साल छोटी है। उसकी एक बड़ी बहन उससे 2 साल बड़ी है और सबसे बड़ी बहन उससे 5 साल बड़ी है, जो फिलहाल शेन ग्रुप की वाइस प्रेसिडेंट है। यूचू की परवरिश बड़ी बहन की देखरेख में हुई है, इसीलिए वो इतनी शालीन और तमीजदार है। पिछले कुछ सालों से लिन और शेन परिवार के रिश्ते काफी गहरे हुए हैं और घर वालों ने हर तरफ से जांच परख करने के बाद ही इस रिश्ते का प्रस्ताव रखा था। मेरी माँ का कहना था कि यूचू ने मेरी फोटो देखते ही शादी के लिए हाँ कर दी थी, जैसे उसे मैं पहली नजर में पसंद आ गया था।
हालांकि मुझे माँ की इस पहली नज़र के प्यार वाली बात पर यकीन नहीं था, क्योंकि मैं तो बस अपना पिछला रिश्ता खत्म करके घर वालों की खुशी के लिए वापस आया था। मेरे दिमाग में इस शादी को लेकर कोई खास जज्बात नहीं थे। मैंने तो बस यही सोचा था कि निभ गई तो ठीक, वरना तलाक ले लेंगे। पर एक दोपहर साथ बिताने के बाद, भले ही हम अभी पूरी तरह घुले मिले नहीं थे, फिर भी मुझे एहसास हो गया कि मेरी मंगेतर वाकई लाजवाब है। खूबसूरती में तो वो बेमिसाल थी ही, पर उसका स्वभाव भी बहुत कोमल और समझदार था। वो हर काम सलीके से करती थी और उसे दुनियादारी की अच्छी समझ थी। कुल मिलाकर इस अचानक मिली मंगेतर से मैं काफी खुश था। मेरे लिए ये किसी सरप्राइज से कम नहीं था। लगता है मेरे मम्मी पापा की पसंद वाकई दाद देने लायक है। रात भर शराब पीने के बाद लियू रुयान की जैसे ही नींद खुली, उसने सबसे पहले अपना फोन चेक किया कि मेरा कोई रिप्लाई आया या नहीं। 10 घंटे बीत चुके थे, पर चैटबॉक्स अब भी खाली था। रुयान ने अपनी आंखें मली और गुस्से में फोन दीवार पर दे मारा, जिससे सबकी नींद खुल गई। उसे इतना भड़का हुआ देखकर सहेलियों का नशा उतर गया। उन्हें लगा कि शायद लिन चुआन अब भाव खाने लगा है। फिक्र मत कर रुयान, हम तेरे साथ चलते हैं और उसे मनाकर वापस ले आएंगे। सहेलियों के दिलासे से रुयान का मूड थोड़ा ठीक हुआ। बार से निकलते ही वे सब सीधे एयरपोर्ट की तरफ भागी। रास्ते में रुयान खिड़की से बाहर देखते हुए पछता रही थी कि काश उसने कल ही मेरे साथ बीजिंग आने की बात मान ली होती। उसे अपनी हार का एहसास हो रहा था, पर वो खुद को समझा रही थी, अच्छा ही हुआ जो कल नहीं गई। चेंजे की बातें सुनने के बाद अब उसे उस पर से पूरा भरोसा उठ गया था। इन सालों में वो कई बार हार मानकर चेंजे का इंतजार छोड़ना चाहती थी, पर 28 साल वाले उस वादे ने उसे रोक रखा था। मेरे साथ रहते हुए भी वो हमेशा कशमकश में रहती थी कि उसे क्या करना चाहिए, पर अब उसे अपना फैसला लेना था। उसने हिचकिचाते हुए सहेलियों से पूछा, अगर आज वो नहीं माना तो मैं शादी की बात छेड़ूंगी, तुम्हें क्या लगता है? शादी का नाम सुनते ही सहेलियां हैरान रह गईं। लिन चुआन से शादी? रुयान, उसके परिवार की हैसियत देखकर तुम्हारे मम्मी पापा कभी राजी नहीं होंगे। वो लड़का अच्छा है, दिखने में भी बढ़िया है, पर सिर्फ डेटिंग के लिए ठीक है। शादी के मामले में वो तेरे बराबर का नहीं है। सहेलियां उसे हकीकत बता रही थीं, पर रुयान कुछ सुनने को तैयार नहीं थी। वो सीट से टिककर बैठ गई और हमारे बिताए हुए पल याद करने लगी। 25 साल के बाद से मैं अक्सर शादी की बातें छेड़ता था, पर वो जानबूझकर अनजान बनी रहती थी। अब जब दोनों की उम्र हो रही थी और वो जानती थी कि मैं उसे कितना चाहता हूं, तो वो मुझे खोना नहीं चाहती थी। उसने मन ही मन बीजिंग जाकर मुझे प्रपोज करने का फैसला कर लिया। उसने अपने असिस्टेंट को मैसेज किया कि वो इंटरनेट पर मशहूर हुई उन महंगी रिंग्स को उसके लिए खरीद ले। प्लेन में बैठने से पहले असिस्टेंट का जवाब आया, मैडम, वो अंगूठियां किसी ने 90 करोड़ की भारी भरकम कीमत पर खरीद ली हैं। रुयान चौंक गई। सिर्फ 2 अंगूठियों के लिए इतनी बड़ी कीमत? उसने खरीदार का नाम पूछा तो जवाब मिला, बीजिंग का शेन परिवार। शेन परिवार का नाम सुनते ही रुयान दंग रह गई। उसकी शेन परिवार की दूसरी बेटी से थोड़ी जान पहचान थी, तो उसने फोन मिलाया। दूसरी तरफ से जवाब मिला, अरे वो अंगूठियां? हाँ, मैंने ही खरीदी हैं। मेरी छोटी बहन की आज शादी है, तो मैंने उन्हें तोहफे में देने के लिए ली हैं। रुयान को लगा कि उसने पूछने में देर कर दी। उसने तहजीब से बधाई दी, मुझसे ही चूक हो गई। शेन परिवार की दूसरी बेटी ने आगे कहा, मेरी बहन की शादी लिन परिवार के लड़के से हो रही है। दोनों खानदान बराबर के हैं और जोड़ी भी खूब जम रही है। लिन नाम सुनते ही रुयान को मेरा ख्याल आया, पर उसने तुरंत दिमाग से निकाल दिया। उसने सोचा कि लिन चुआन तो एक छोटे से शहर का लड़का है, उसका बीजिंग के इतने बड़े लिन खानदान से क्या लेना देना। बीजिंग एयरपोर्ट पर उतरते ही रुयान ने मुझे फोन किया। आसपास के शोर के बीच मेरा लहजा काफी सख्त था। मेरी एक्स गर्लफ्रेंड ने फोन किया है, क्या कोई खास काम है? एक्स गर्लफ्रेंड शब्द सुनते ही रुयान का पारा चढ़ गया, पर उसने खुद को काबू में रखा और नरम आवाज में कहा, लिन चुआन, कल वाली बात बस एक मजाक थी, क्या तुम मुझ पर यकीन नहीं कर सकते? मैंने जवाब दिया, मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि वो गेम था या मजाक। मैं बस उस पर यकीन करता हूं जो मैंने देखा। तुम्हें सफाई देने की जरूरत नहीं है, मैं अभी बहुत बिजी हूं। इतना कहकर मैंने फोन काट दिया। रुयान गुस्से से लाल हो गई, पर उसकी सहेलियों ने उसे समझाया, फोन पर लड़ने का फायदा नहीं है, मिलकर बात करना। रुयान ने ड्राइवर से कहा, टियांक्वान विला चलो। टियांक्वान विला का नाम सुनते ही सहेलियां सन्न रह गईं। रुयान, ये तो बीजिंग का सबसे पॉश इलाका है। यहां तो सिर्फ वो लोग रहते हैं जो पूरे देश की इकोनॉमी हिला सकते हैं। लिन चुआन के दोस्त की शादी यहां हो रही है? रुयान के मन में भी फिर से वही शक पैदा होने लगा। क्या लिन चुआन वाकई उस लिन खानदान का कोई दूर का रिश्तेदार है? सुबह के 10:30 बज रहे थे और शादी शुरू होने वाली थी। मैं छत की बालकनी पर खड़ा था। ये पूरी शादी यूचू ने खुद प्लान की थी और बहुत शानदार सजावट थी। मुझे एहसास हुआ कि मेरी मां ने बढ़ा चढ़ाकर नहीं, बल्कि कम ही बताया था।
लिन और शेन परिवार की शादी में पूरे शहर के बड़े लोग आए थे। करीब 700-800 टेबल लगी थीं। बाहर ठंड थी, पर मेहमानों की सुविधा के लिए चारों तरफ बड़ी ई लगाए गए थे और यूरोप से मंगाए गए फूलों से पूरा मंडप सजा था। मेहमानों को रिटर्न गिफ्ट में शुद्ध सोने के ताले दिए जा रहे थे। इतना खर्च देखकर मुझे भी थोड़ा अजीब लग रहा था। मैं अपने बाल ठीक कर ही रहा था कि यूचू पास आई। बाहर ठंड है, चलिए अंदर चलते हैं। मैंने मुस्कुराकर सिर हिलाया और उसके साथ अंदर चला गया। शेन यूचू ने मुझे एक कप गर्म कॉफी देते हुए पूछा, अभी किसी का फोन आया था कि वो बीजिंग पहुंच गए हैं और शादी का वेन्यू पूछ रहे थे। क्या वो तुम्हारे दोस्त हैं? अगर कहो तो मैं गेट पर किसी को भेज दूं। कैसे दोस्त? मैंने तुरंत फोन चेक किया। तांग यान का नाम देखते ही मेरे चेहरे के हाव भाव बदल गए। तांग यान का फोन? क्या वो बीजिंग पहुंच गई है? मेरे होठों पर एक गहरी मुस्कान आ गई। किसी को भेजने की जरूरत नहीं है, वो खुद रास्ता ढूंढ लेंगी। वैसे भीड़ बहुत ज्यादा है और आसपास के पहाड़ों पर रिपोर्टर्स भी छिपे होंगे। बेहतर होगा कि सिक्योरिटी बढ़ा दी जाए ताकि कोई तमाशा न हो। शेन यूचू ने बिना सवाल किए बात मान ली। जाने से पहले उसने शादी की अंगूठियां मेरे हाथ में थमा दी। उसके कमरे से बाहर जाते ही मैं अपनी हंसी नहीं रोक पाया। लियू रुयान वाकई मेरी शादी का तमाशा देखने यहां तक चली आई थी। मैंने रिंग बॉक्स खोला। उन अंगूठियों को देखते ही मैं ठिठक गया। ये वही अंगूठियां हैं जो मैंने 2 महीने पहले एक मैगजीन में देखी थीं और रुयान को दिखाई थीं। उस वक्त मैंने सोचा था कि एक दिन घुटनों पर बैठकर उसे प्रपोज करूंगा, पर किसे पता था कि सिर्फ 15 दिनों में उसकी और चेंजे की असलियत सामने आ जाएगी। जिस शादी और अंगूठियों का इंतजार था वो आज मेरे पास थीं। बस दुल्हन बदल गई थी और ये बदलाव मेरे हक में सबसे अच्छा था। अब मुझे उन 7 सालों के लिए कोई मलाल नहीं था, बस इस बात की खुशी थी कि मैं वक्त रहते वहां से निकल आया। सुबह के ठीक 11 बजे शादी शुरू हुई। हजारों मेहमानों की मौजूदगी में शेन साहब अपनी बेटी का हाथ पकड़कर स्टेज तक आए और उसे मेरे हवाले कर दिया। जब अंगूठियां बदलने का वक्त आया और मैं यूचू को रिंग पहनाने ही वाला था, तभी नीचे शोर मच गया। मैंने मुड़कर देखा, वहां लियू रुयान थी। वो पागलों की तरह सिक्योरिटी गार्ड्स को धक्का देकर आगे बढ़ रही थी। उसकी सहेलियां भी मेरा नाम चिल्लाते हुए पीछे पीछे आ रही थीं। इस हंगामे ने सबका ध्यान खींच लिया। मेहमानों की फुसफुसाहट और नजरों के बीच मैं बिल्कुल शांत खड़ा रहा। रुयान के चेहरे पर गुस्सा और हैरानी साफ थी। मैंने यूचू से माफी मांगते हुए कहा, ये शंघाई के कुछ पुराने दोस्त हैं, क्या मैं कुछ मिनट लेकर इन्हें समझा सकता हूं? यूचू ने हिचकिचाते हुए सिर हिलाया। मैंने गार्ड्स को इशारा किया कि उन्हें छोड़ दें। मैं दूल्हे के लिबास में रुयान के सामने खड़ा था। उसने चीखते हुए पूछा, तुमने कहा था कि तुम दोस्त की शादी में जा रहे हो, क्या वो दोस्त तुम खुद थे? मैंने हंसी दबाते हुए कहा, अक्सर जब लोग कहते हैं कि मेरा एक दोस्त है तो उनका मतलब खुद से ही होता है। रुयान गुस्से से कांप रही थी। क्या इसीलिए तुमने मुझसे छुपकर शादी कर ली? छुपकर? रुयान, लिन और शेन परिवार की शादी की खबरें 1 महीने से इंटरनेट पर हैं। क्या तुम आजकल ऑनलाइन नहीं रहती? लिन शेन शब्द सुनते ही रुयान ने झटके से दुल्हन की तरफ देखा। यूचू का चेहरा उसकी बड़ी बहन जैसा था, जिसे रुयान पहचानती थी। उसकी आंखें फैल गईं और वो हकलाने लगी। शेन, यूचू की शादी लिनचुआन से हो रही है, तो फिर लिनचुआन कौन है? उसके पीछे खड़ी तांग यान भी चीख पड़ी, लिनचुआन, तुम बीजिंग के लिन परिवार से हो। मैंने शांति से अपना परिचय दिया। सही पहचाना, मैं बीजिंग लिन ग्रुप का वारिस हूं। लिन आग्नेय और ये सीयिंग, ये सीइंग का इकलौता बेटा, शेन यूचू का पति। अब भी कोई शक है? वहां सन्नाटा छा गया। शंघाई में ये लड़कियां रईस होंगी, पर राजधानी बीजिंग में लिन और शेन परिवार के सामने उनकी कोई हैसियत नहीं थी। काफी देर बाद रुयान ने लड़खड़ाती आवाज में पूछा, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? तुमने भी तो बहुत कुछ छुपाया था रुयान, जैसे वो 28 साल वाला वादा। मेरा जवाब सुनकर उसका चेहरा सफेद पड़ गया। वो सफाई देने की कोशिश करने लगी। लिनचुआन, मैं चेनजे को भूल नहीं पाई थी, पर इन 7 सालों में। उसकी बात बीच में ही काटते हुए शेन यूचू ने गार्ड से कहा, इन्हें बाहर ले जाइए। फिर उसने मेरा हाथ थामकर बड़े प्यार से कहा, लिनचुआन, अभी इन बातों का वक्त नहीं है। शादी के बाद हम इन्हें अलग से खाने पर बुला लेंगे, मेहमान इंतजार कर रहे हैं। मैं यूचू के इस फैसले से हैरान था। पियानो की धुन फिर से गूंज उठी। हमने अंगूठियां बदलीं और फूलों की बारिश के बीच ये रस्म पूरी हुई। सूरज की रोशनी यूचू के खूबसूरत चेहरे पर चमक रही थी। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और अपने नए भविष्य की ओर कदम बढ़ा दिए। रात को जब थकान उतरी तो मैंने यूचू से बात करने का सोचा। आज जो कुछ हुआ, क्या तुम उसके बारे में कुछ पूछना चाहती हो? यूचू ने अपनी आंखें पोंछते हुए मुझे देखा। अगर तुम बताना चाहो तो मेरे पास बहुत सवाल हैं। अगर नहीं बताना चाहो तो कुछ नहीं पूछना। मैं दंग रह गया। मुझे एहसास हुआ कि यह लड़की वाकई खास है।
तुम्हें डर नहीं लगा कि उन लोगों के साथ मेरा क्या रिश्ता था या आगे क्या होगा? यूचू शांति से बोली, जिज्ञासा और डर दोनों हैं, पर वो अब जरूरी नहीं है। जरूरी ये है कि हमारी शादी हो गई है और अब हम साथ हैं। तुम जो भी शेयर करोगे मुझे खुशी होगी, अगर नहीं करोगे तो भी मैं समझ सकती हूँ। जो बीत गया उस पर अब क्या पछताना। उसकी समझदारी देखकर मुझे लगा कि मुझे अब कुछ नहीं छुपाना चाहिए। स्टेज पर जो थी वो मेरी एक्स गर्लफ्रेंड थी। हम 7 साल साथ थे। मैं उससे शादी करना चाहता था, पर उसे कोई और पसंद था। जब मुझे सच पता चला तो मैं बीजिंग वापस आ गया। मम्मी पापा शादी के लिए दबाव बना रहे थे तो मैंने हाँ कह दी। उसे मेरी असलियत नहीं पता थी, इसलिए वो यहां तमाशा करने आ गई। यूचू ने मुस्कुराकर पूछा, कल ब्रेकअप और आज शादी, ये थोड़ा जल्दबाजी नहीं हो गई? मैंने बेफिक्री से कहा, शायद, पर हमारी शादी तो एक बिजनेस डील है। दुनिया के सामने हम पति पत्नी रहेंगे, इतना काफी है। यूचू के चेहरे पर एक फीकी मुस्कान आई। तो तुम्हें फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी पत्नी कैसी है? ज्यादा नहीं, मेरा मकसद बस लिन ग्रुप को संभालना है। ये सुनकर यूचू का दिल थोड़ा बैठा, पर उसने सिर हिला दिया। उधर रुयान और उसकी सहेलियों को गार्ड्स ने घसीटकर विला से बाहर निकाल दिया था। उनकी सारी रईसी मिट्टी में मिल गई थी। विला की सीढ़ियों के नीचे रिपोर्टर्स खड़े थे जो इस इंटरनेशनल बेइज्जती को कैमरों में कैद करने के लिए तैयार थे। कुछ समझदार रिपोर्टर्स ने लियू रुयान को तुरंत पहचान लिया और चिल्लाते हुए उसकी तरफ भागे, लियू मिस, क्या आप भी शेन मिस और मिस्टर लिन की शादी में इनवाइटेड थीं? आपकी हालत कुछ ठीक नहीं लग रही, क्या अंदर कुछ अनहोनी हुई है? एक रिपोर्टर के पीछे पूरी भीड़ कैमरा और माइक लेकर टूट पड़ी। रुयान का मूड पहले ही खराब था, ऊपर से खुद को इस तरह बेइज्जत होते देख वो आग बबूला हो गई। उसने सामने खड़े रिपोर्टर को धक्का दिया, 2-3 कैमरे पटक कर तोड़ दिए और वहां से निकल गई। उसी रात लियू रुयान द्वारा पत्रकारों से मारपीट की खबर हेडलाइंस में थी। लियू ग्रुप की साख रातों रात मिट्टी में मिल गई और उनके खिलाफ निगेटिव खबरों की बाढ़ आ गई। लियू परिवार ने पैसा पानी की तरह बहाया, पर खबरें दब नहीं पाईं। तभी चेनजे का फोन आया। रुयान होटल के कमरे में खुद को बंद करके शराब पी रही थी। हेलो रुयान, मैंने न्यूज में देखा कि शेन परिवार की जिससे शादी हुई है वो लिन चुआन है। क्या वो वाकई लिन खानदान का वारिस है? रुयान ने कड़वाहट से कहा, हाँ है। अब क्या? चेनजे की आवाज में एक लालच भरी चमक थी। जियाजिया ने मुझे बताया कि लियू, तांग, चेन और शिया परिवारों का जो बड़ा जॉइंट प्रोजेक्ट है उसका फाइनल फैसला बीजिंग से होना है। तुमने उसके साथ 7 साल बिताए हैं, क्या तुम उससे बात करके ये प्रोजेक्ट हमें दिलवा सकती हो? रुयान का दिमाग भले ही सुन्न था, पर वो पूरी तरह पागल नहीं हुई थी। उसने ठंडी हंसी के साथ कहा, मदद मांगू? वो शेन यूचू से शादी कर चुका है, अब वो मेरी मदद क्यों करेगा? चेनजे ने बेशर्मी से कहा, 7 साल का साथ था यार, कुछ तो पुरानी यादें होंगी ही। तुम कोशिश तो करो। तुम्हारे डैड का अभी फोन आया था, वो कल वाले तमाशे से बहुत गुस्से में हैं। अगर ये प्रोजेक्ट मिल गया तो उनका गुस्सा ठंडा हो जाएगा और वो तुम्हें माफ कर देंगे। रुयान का मन थोड़ा डोला। उसने कोई पक्का वादा तो नहीं किया, पर कोशिश करने की बात कहकर फोन रख दिया। उसने बाथरूम जाकर चेहरा धोया ताकि नशा कम हो सके। कुछ देर बाद तांगयान कमरे में आई और वे दोनों उस प्रोजेक्ट को लेकर प्लानिंग करने लगीं। रुयान खिड़की के बाहर बीजिंग की ऊंची इमारतों को देख रही थी। ये प्रोजेक्ट बहुत बड़ा था और बीजिंग से लेकर शंघाई तक की बड़ी ताकतें इसे हथियाना चाहती थीं। उसे पता चला कि इस प्रोजेक्ट की हेड लिन जियाओ हैं, जो मेरी सगी बुआ हैं। अगर उनके जरिए रास्ता मिल जाए तो काम आसान हो जाएगा। रुयान ने फैसला किया कि वो इस प्रोजेक्ट के बहाने एक बार फिर मुझसे मिलने की कोशिश करेगी। शादी के अगले दिन कोर्ट मैरिज की औपचारिकताएं पूरी करने के बाद मैं सीधा लिन ग्रुप के हेड ऑफिस पहुंचा और वाइस प्रेसिडेंट का पद संभाला। पापा ने अपने सबसे भरोसेमंद सेक्रेटरी और असिस्टेंट्स मेरी टीम में लगा दिए ताकि मैं जल्दी काम सीख सकूं। फाइलों और रिपोर्ट्स में मैं इतना खो गया कि पता ही नहीं चला कि कब रात के 8 बज गए। पूरी बिल्डिंग में सिर्फ मेरे केबिन की लाइट जल रही थी। तभी शेन यूचू अंदर आई। तुम यहां? यूचू ने मुस्कुराते हुए कहा, आज हमारी शादी का दूसरा दिन है। कायदे से तो मुझे हनीमून की छुट्टियों पर होना चाहिए था। मुझे याद आया कि सुबह जब मैंने ऑफिस जाने की बात कही थी तो उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव आया था। अब मुझे समझ आया कि वो क्या सोच रही थी। मैंने शर्मिंदा होकर कहा, पहली बार शादी हुई है ना, तो एक्सपीरियंस नहीं था कि ये सब छुट्टियां भी जरूरी होती हैं। वैसे हनीमून और सेलिब्रेशन तो आम कपल्स के लिए होता है, हमारी तो बिजनेस डील है, तो शायद इसकी जरूरत नहीं। यूचू की आंखों में एक पल के लिए उदासी दिखी, पर उसने तुरंत खुद को संभाल लिया। तुम बिजी हो तो सेलिब्रेशन छोड़ सकते हैं, पर हम पति पत्नी तो हैं ही। क्या लिन वीपी एक डिनर के लिए वक्त निकाल सकते हैं? उसने मजाक में कहा, तो मैं भी मुस्कुरा दिया। हम एक मशहूर वेस्टर्न रेस्टोरेंट पहुंचे। डिनर का वक्त था और हम देर से आए थे, इसलिए केबिन खाली नहीं थे।
मुझे भूख लगी थी तो यूचू की मर्जी से हम हॉल में ही खिड़की के पास एक कोने में बैठ गए। यूचू ने मेन्यू मुझे दिया और वहां की मशहूर डिशेस के बारे में बताया। मैंने अपनी पसंद की 4-5 चीजें ऑर्डर की और मेन्यू उसे वापस दिया। यूचू ने अपने लिए कुछ अलग से ऑर्डर नहीं किया। तुम और कुछ नहीं मंगाओगी? मेरा स्वाद शायद तुम्हें पसंद ना आए। उसने सिर हिलाया और मेरी आंखों में देखते हुए कहा, अब हम साथ हैं तो रोज एक ही मेज पर खाना खाएंगे। जो तुम्हें पसंद है मैं भी उसे ट्राई करना चाहती हूं। हमने शादी की है, खुद को बेचा नहीं है। तुम्हें जो पसंद हो या जो कहना हो तुम बेझिझक कह सकते हो। हम हर बात पर चर्चा कर सकते हैं। हर बात पर? क्या हनीमून कैंसिल करने पर भी चर्चा हो सकती है? मुझे लगा वो कुछ बड़ा मांग लेगी, पर उसने फिर से हनीमून की बात छेड़ दी। तुम वाकई जाना चाहती हो? हमने शादी के लिए बहुत मेहनत की है और मैं थोड़ा आराम करना चाहती हूँ। साथ ही दोनों परिवार चाहते हैं कि हम एक दूसरे को जल्दी समझें। हनीमून उसके लिए अच्छा मौका है। तुम्हें क्या लगता है? उसकी ईमानदारी भरी बातों के सामने मेरे सारे बहाने धरे के धरे रह गए। यूचू एक बेहतरीन पत्नी थी जो मेरी हर बात का सम्मान करती थी। हनीमून मेरे लिए भले ही मायने न रखता हो, पर मैं उसका दिल नहीं तोड़ना चाहता था, इसलिए मैंने हाँ कह दी। मेरा जवाब सुनकर वो खिल उठी। लियू रुयान पूरे दिन लिन ग्रुप की बिल्डिंग के नीचे मेरा इंतजार करती रही। जब हम रेस्टोरेंट पहुंचे तो वो भी पीछे पीछे आ गई। वो मुझसे अकेले में बात करना चाहती थी, पर पूरे डिनर के दौरान मैं अपनी सीट से नहीं उठा। मैं और यूचू हंस हंसकर बातें कर रहे थे, एक दूसरे को खाना सर्व कर रहे थे। ये सब देखकर रुयान अंदर ही अंदर जल रही थी। 2 घंटे तक उसके सामने खाना रखा रहा, पर उसने एक निवाला भी नहीं चखा। उसकी नजरें बस मेरे मुस्कुराते चेहरे पर टिकी थीं। जब मैं वॉशरूम जाने के लिए उठा तो रुयान तुरंत मेरे पीछे आई और गैलरी में मुझे रोका। लिन चुआन, तुमने शेन यूचू से शादी के लिए हाँ क्यों की? मैंने मुड़कर देखा। मेरी आंखों में हैरानी थी। जहां तक मुझे याद है हमारा ब्रेकअप हो चुका है। मैं शादी करूं या न करूं इससे तुम्हें क्या लेना देना? मेरे इस रूखे बर्ताव से रुयान को लगा कि मैं उसे नीचा दिखा रहा हूं। लिन और शेन परिवार की शादी 1 महीने पहले तय हुई थी। तब हमारा ब्रेकअप नहीं हुआ था, यानी तुमने पहले ही अपना दूसरा इंतजाम कर लिया था। मैंने उसे शांत नजरों से देखा। मैंने 1 महीने पहले ही बीजिंग वापस आकर शादी करने का फैसला कर लिया था, पर तुम्हें बुरा क्यों लग रहा है? तुम 7 साल पहले से चेनजे के लिए मुझसे ब्रेकअप करने की प्लानिंग कर रही थी, तो अगर मैंने 1 महीने पहले अपने भविष्य के बारे में सोच लिया तो इसमें गलत क्या है? रुयान के पास कोई जवाब नहीं था। उसने मुट्ठियां भींच लीं और पछतावे के साथ बोली, मेरे और उसके बीच वैसा कुछ नहीं था जैसा तुम सोच रहे हो। मैं जानती हूं वो मुझे पसंद नहीं करता, पर वो वादा मेरे दिल में एक बोझ बन गया था। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती थी। मैं तो तुम्हें प्रपोज करने वाली थी, रिंग तक ले ली थी। लिन चुआन, क्या तुम मुझ पर एक बार भरोसा नहीं कर सकते? शायद चेनजे ने तुम्हें लात मार दी, इसलिए तुम्हें इस बैकअप की याद आ रही है, मैंने कड़वाहट से कहा। दुख की बात यह है कि मेरी शादी हो चुकी है। रुयान, बेहतर होगा कि तुम चेनजे को ही प्रपोज करो, शायद वो मान जाए। मेरा तंज सुनकर वो और भी टूट गई। उसने मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश की, पर मैं पीछे हट गया। मैंने उसे कभी प्यार नहीं किया, मैं बस बेवकूफ थी। उस रात के बाद मुझे एहसास हुआ कि मुझे तुम्हारी आदत हो गई है। मैं वाकई तुमसे शादी करना चाहती थी। मुझे उसकी बातों पर अब घिन आ रही थी। तुम्हें गुस्सा है कि चेनजे ने तुम्हें इस्तेमाल किया और छोड़ दिया। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी 7 साल की तपस्या बेकार गई और तुम खुद को बेचारी समझ रही हो। पर क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम और चेनजे एक जैसे ही हो? उसने तुम्हें लटका कर रखा और तुमने मुझे। तुम सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो। तो मेरे सामने ये पहचानने में गलती हो गई या पछतावे का नाटक करने की जरूरत नहीं है। मेरे इन शब्दों ने लियू रुयान के चेहरे का सारा खून निचोड़ लिया। वो बिल्कुल सफेद पड़ गई। मुझे उसकी हालत से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था और मैं इस बहस को आगे नहीं खींचना चाहता था। मैं मुड़कर हॉल की तरफ जाने लगा, पर जैसे ही हम एक दूसरे के पास से गुजरे, रुयान खुद को रोक नहीं पाई और उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मेरे सब्र का बांध अब टूट चुका था। मैंने झटके से अपना हाथ छुड़ाया। उस छीना झपटी में ऊपर छत पर लगा हुआ भारी भरकम झूमर चरमराकर टूटा और सीधा मेरे सिर की तरफ गिरने लगा। खतरा देखते ही रुयान ने बिना सोचे मुझे एक तरफ धक्का दे दिया। एक जोरदार धमाका हुआ और वो लोहे का भारी झूमर सीधा उसके कंधे पर जा गिरा। मैं कुछ मीटर दूर जा गिरा था, जहां तभी शेन यूचू भागती हुई आई। उसकी नजर जमीन पर पड़ी रुयान पर गई, जो दर्द से तड़प रही थी। रुयान ने अपने दाहिने कंधे को कसकर पकड़ रखा था और उसका चेहरा दर्द के मारे लाल हो चुका था। वेटर और बाकी स्टाफ तुरंत उसकी मदद के लिए दौड़ पड़े। शेन यूचू ने घबराकर मुझसे पूछा कि कहीं मुझे चोट तो नहीं लगी। जब उसे यकीन हो गया कि मैं बिल्कुल ठीक हूं, तब उसने राहत की सांस ली और मेरा हाथ थामकर मुझे वहां से ले गई।
हम दोनों को साथ जाते देख जमीन पर पड़ी रुयान ने अपने होंठ भींच लिए। वो कुछ कहना चाहती थी, पर उसका गला रुंध गया था। उसने हार मानकर आंखें बंद कर लीं और उसकी यादों में हमारी पुरानी बातें घूमने लगीं। जब उसे पेट में दर्द होता था तो मैं दिन रात उसके पास बैठता था, डॉक्टरों से बात करता था और उसकी हर छोटी जरूरत का ख्याल रखता था। जब उसे कहीं खरोंच आ जाती तो मैं तुरंत अंडा उबालकर उसकी सिकाई करता। जब उसे नींद नहीं आती तो मैं जागकर उसके साथ म्यूजिक सुनता या सूप बनाता। पहले उसकी हर छोटी बात मेरे लिए सबसे बड़ी थी, पर आज उसने मेरी जान बचाने के लिए खुद को घायल कर लिया और मैं बिना मुड़कर देखे किसी और का हाथ थामकर वहां से चला गया। उस पल रुयान को यकीन हो गया कि मैं अब वो लिन चुआन नहीं रहा जो उसे अपनी दुनिया मानता था। अब मैं उसे प्यार नहीं करता था। घर पहुंचने के बाद मेरा मन थोड़ा शांत हुआ। मैं सोफे पर बैठकर चाय पी रहा था और उस हादसे के बारे में सोचकर अब भी थोड़ा डरा हुआ था। मैं यूचू से कुछ कहना ही वाला था कि तभी देखा कि वो फर्स्ट एड बॉक्स लेकर मेरे पैरों के पास बैठ गई है। मुझे कोई चोट नहीं लगी है, तुम ये बॉक्स क्यों लाई हो? मैंने पूछा। यूचू ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप मेरी एड़ी की तरफ इशारा किया। मैंने देखा तो पता चला कि कांच के एक टुकड़े से वहां एक छोटी सी खरोच आ गई थी और थोड़ा खून निकल रहा था। यूचू ने रुई में अल्कोहल लगाया और बोली, थोड़ा दर्द हो सकता है। सच कहूं तो इतनी मामूली चोट पर मैं कभी ध्यान भी नहीं देता, इसलिए यूचू को इतना फिक्रमंद देखकर मुझे थोड़ी झिझक हुई। इतनी छोटी सी चोट तो अपने आप ठीक हो जाती है, तुम बेकार में परेशान हो रही हो। मेरे इतना कहते ही जैसे ही उसने जख्म पर अल्कोहल लगाया, मेरे मुंह से सिसकारी निकल गई। साफ करने के बाद उसने वहां बैंडेड लगा दिया और कहा, मैं अभी वाटरप्रूफ कवर मंगवा देती हूं। अगले 2 दिन नहाते वक्त ध्यान रखना कि जख्म में पानी न जाए, और बाहर जाना हो तो सिर्फ सैंडल ही पहनना। मैं बचपन से ही बुआ के पास रहा, फिर 4 साल कॉलेज और 6 साल का रिश्ता हमेशा अकेला ही रहा। ये पहली बार था जब कोई मेरी इतनी छोटी सी चोट के लिए इतनी बड़ी तैयारी कर रहा था। माहौल को थोड़ा हल्का करने के लिए मैंने मजाक किया, इतनी मेहनत की जरूरत नहीं है, जब तक तुम्हारा सामान आएगा तब तक तो जख्म ही भर जाएगा। यूचू ने अपनी नजरें उठाकर मुझे देखा, उसके चेहरे पर एक अजीब सी गंभीरता थी। आज तुम्हें जो भी खरोंच आई है वो मेरी लापरवाही की वजह से है। मुझे बुरा लग रहा है, चोट चाहे छोटी हो, दर्द तो होता ही है। मैं नहीं चाहती कि इतना सब होने के बाद तुम्हें जरा सी भी तकलीफ हो। शायद मैं थोड़ी ज्यादा फिक्र कर रही हूं, पर सावधानी में कोई बुराई नहीं है। मेरी बात मान लो। उसकी आवाज में इतनी सच्चाई और उसकी आंखों में जो हल्का सा पछतावा था, उसने मेरे दिल के तारों को छेड़ दिया। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैं उसकी आंखों में नहीं देख पाया और बस सिर हिलाकर हां कह दी। यूचू के जाने के बाद तांग यान का फोन आया। लिन चुआन, तुम इतने पत्थर दिल कैसे हो सकते हो? रुयान ने तुम्हारी जान बचाने के लिए इतनी गहरी चोट खाई और तुम उसे देखने तक नहीं आए? उसके इस बेमतलब के इल्जाम पर मुझे गुस्सा आ गया। मैंने ठंडी हंसी के साथ कहा, अगर वो मुझे जबरदस्ती रोकती नहीं तो वो झूमर मेरे सिर पर गिरता ही नहीं। उसे चोट लगी है तो ये उसके अपने किए का फल है, इसमें मेरी क्या गलती? तांग यान चिल्लाई, जो भी हो, आखिरी वक्त पर उसने तुम्हें धक्का देकर बचाया तो सही। क्या तुम्हें पुरानी यादों का जरा भी एहसास नहीं है? मुझे उसकी इन बातों पर हंसी आ रही थी। मैंने बात खत्म करने के लिए झूठ बोल दिया। मेरा भी मन था आने का, पर मेरे पैर में भी गहरी चोट आई है और मैं अभी चल नहीं सकता। फोन पर सन्नाटा छा गया। फिर उसने गला साफ करते हुए नरम आवाज में कहा, ठीक है, अगर नहीं आ सकते तो कोई बात नहीं, पर एहसान तो चुकाना होगा। मैंने सुना है 1 महीने बाद यूनिडाओ प्रोजेक्ट की लॉन्चिंग पार्टी है। तुम बस अपने सेक्रेटरी से कहकर हमारे लिए कुछ इनविटेशन कार्ड्स भिजवा दो तो समझो हिसाब बराबर। तो ये था इनका असली मकसद। मैं मन ही मन हंसा और हां कह दिया। फोन रखने के बाद मैंने बुआ को मैसेज करके इस प्रोजेक्ट के बारे में पूछा और कुछ इनविटेशन कार्ड्स का इंतजाम करने को कहा। अगले कुछ दिनों तक शेन यूचू साई की तरह मेरे साथ रही। पहले तो मैं उसे अपने काम पर ध्यान देने को कहता, पर वो हर बार हनीमून की छुट्टियों का बहाना बनाकर रुक जाती। धीरे धीरे मुझे उसकी आदत होने लगी। काम में कोई भी दिक्कत आती तो वो अपनी राय देती जो वाकई काम की होती थी। देर रात जब मैं ऑफिस का काम करता वो अपना लैपटॉप लेकर पास बैठ जाती और अपना काम करती। अगर उसे कहीं बाहर जाना होता तो वो मुझे बताकर जाती। छुट्टियों में वो मुझे डेट पर ले जाती और बीजिंग की नई नई जगहों से रूबरू कराती। आधा महीना बीत गया और नया साल लूनर न्यू ईयर आ गया। लिन और शेन परिवार ने तय किया कि इस बार सब साथ मिलकर त्योहार मनाएंगे। घर में हजारों बातें हो रही थीं, पर सबकी सुई हम दोनों पर ही टिकी थी। मेरी माँ ने बड़े प्यार से हम दोनों को देखा और कहा, लिन चुआन की जिद बिल्कुल अपनी बुआ जैसी है। ग्रेजुएशन के बाद मैंने इसे कितना कहा कि बीजिंग आ जा, पर ये नहीं माना। मैं तो हार मान चुकी थी। यूचू बेटा, अगर ये कभी जिद करे तो थोड़ा संभाल लेना। सबके सामने अपनी बुराई सुनकर मुझे थोड़ा बुरा लगा।
मैं सफाई देने ही वाला था कि यूचू ने एक छिला हुआ संतरा मेरे हाथ में रखा और मुस्कुराकर बोली, माँ, आप गलत समझ रही हैं। लिनचुआन जिद्दी नहीं बल्कि बहुत स्वाभिमानी और समझदार हैं। मुझे यकीन है कि वो बुआ के साथ मिलकर लिन परिवार की जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे। मुझे तो उल्टा उनसे बहुत कुछ सीखना है ताकि मैं उनके पीछे न रह जाऊं। उसकी बात सुनकर शेन परिवार वाले भी खुश हो गए और मेरी माँ की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा। वो हंसी मजाक में बोली, तुम दोनों बस ऐसे ही साथ रहो तो हम खुश हैं, और अगर जल्दी से कोई पोता पोती मिल जाए तो मजा ही आ जाएगा। बड़ों की ये बातें सुनकर मेरे कान लाल हो गए। यूचू ने मेरा चेहरा देखा और बहाना बनाकर मुझे गार्डन की तरफ ले गई। बाहर की ठंडी हवा में जाकर मेरी जान में जान आई और मेरा चेहरा फिर से नॉर्मल हुआ। शेन यूचू के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आई और उसने बात पलट दी, क्या तुम कल शाम की उस पार्टी में जाओगी? हाँ, जाऊंगा। आखिर लियू रुयान को इन्विटेशन मैंने ही भिजवाया है, तो मुझे वहां रहकर देखना होगा कि वो अब क्या खिचड़ी पका रही है। तो क्या एक एक्स्ट्रा इन्विटेशन मिल सकता है? मुझे भी साथ चलना है। यूचू की बात सुनकर मैंने हैरानी से उसे देखा। प्रोजेक्ट तो अच्छा है, पर तुम और बड़ी बहन तो आजकल युआनचुआन वाले काम में बिजी हो ना? क्या इतने बिजी शेड्यूल में भी तुम इस प्रोजेक्ट की टोह लेना चाहती हो? वो समझ गई कि मैं मजाक कर रहा हूं। उसने पलके झपकाते हुए जवाब दिया, मेरा मकसद प्रोजेक्ट नहीं है। त्योहारों का सीजन है और मैं खाली हूं, तो सोचा तुम्हारे साथ थोड़ा घूम लूंगी। मैंने मुस्कुराकर सिर हिलाया। मेरे पास एक ही कार्ड बचा था, तो मैं उसे लेकर नीचे बुआ के पास गया ताकि एक और कार्ड ले सकूं। शाम के 7 बजे बीजिंग के सबसे बड़े होटल में पार्टी शुरू हुई। बुआ जैसे ही अंदर पहुंची, स्वार्थी और मौकापरस्त लोगों ने उन्हें घेर लिया। मैं उस भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहता था, इसलिए यूचू का हाथ पकड़कर भीड़ से बचते हुए अंदर निकल गया। हम दोनों वहां किसी काम से नहीं बल्कि बस घूमने आए थे, तो आराम से हॉल में टहलते हुए वाइन और खाने का लुत्फ उठाने लगे। दूसरी मंजिल पर खड़ी लियू रुयान हाथ में शैंपेन का ग्लास लिए रेलिंग से टिकी थी। उसकी नज़र मुझ पर पड़ी, जो यूचू के कान में कुछ फुसफुसा रहा था। इस 1 महीने में उसने खुद को बहुत समझाया था और उसे समझ आ गया था कि मैं अब उसकी पहुंच से बाहर हूं। मैं लिन खानदान का वारिस था और मेरी पत्नी शेन परिवार की बेटी रुयान जानती थी कि वो हम दोनों में से किसी से भी टक्कर नहीं ले सकती। पर हमें इतना करीब और खुश देखकर उसकी जलन फिर से जाग उठी और उसका चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। तभी चेनजे ने भी हमें देख लिया। उसकी आंखों में लालच चमक उठा। वो शिया जियाजिया का हाथ पकड़कर नीचे की तरफ भागा। तांग यान ने भी रुयान को खींच लिया और वे चारों हमारे सामने आ खड़े हुए। शेन मिस, काफी वक्त बाद मिलना हुआ। आपकी शादी की बहुत बहुत बधाई। शुक्रिया। यूचू के इस छोटे से जवाब के बाद वहां सन्नाटा छा गया। जियाजिया कुछ बोल नहीं पाई तो उसने चेनजे को इशारा किया। चेनजे ने हाथ हिलाते हुए मुझसे कहा, लिनचुआन भाई, याद है हम 2 महीने पहले मिले थे। मिस्टर चेन, काफी वक्त हो गया। मेरी आवाज सुनकर रुयान ने हिम्मत जुटाकर सिर उठाया और मेरी ठंडी नजरों से नजरें मिलाईं। लिनचुआन, कैसे हो? सुना है उस दिन तुम्हें चोट लगी थी, अब ठीक हो? तुम्हारी मेहरबानी है, अब काफी बेहतर हूं। मेरे तंज भरे लहजे ने रुयान को अंदर तक हिला दिया। उसके चेहरे पर पछतावा साफ दिखने लगा। वो कुछ सफाई देना चाहती थी, पर यूचू ने उसे मौका नहीं दिया। मैं और लिनचुआन बुआ के साथ यहां आए हैं। जियाजिया, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम यहां मिलोगी। इस कड़कड़ाती ठंड में तुम लोग शंघाई से बीजिंग किस काम से आए हो? यूचू की बात सुनते ही तांग यान ने जियाजिया को कोहनी मारी। जियाजिया ने मौका देखते ही कहा, हमें भी इस युंडाओ प्रोजेक्ट में थोड़ी दिलचस्पी थी, तो सोचा देख लें। सुना है लिनचुआन की बुआ ही इसकी हेड हैं। यूचू, क्या तुम पुरानी दोस्ती के नाते हमें उनसे मिलवा सकती हो? यूचू ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उसने मेरी तरफ देखा जैसे मेरी मर्जी पूछ रही हो। हमने आंखों ही आंखों में इशारा किया और मैंने कहा, मदद तो करना चाहता हूं, पर आप देख ही रहे हैं कि बुआ अभी बहुत बिजी हैं, शायद अभी मिलना मुमकिन नहीं होगा। तीनों समझ गए कि मैंने साफ मना कर दिया है। वे ज्यादा बहस नहीं करना चाहते थे, इसलिए औपचारिकता निभाकर चले गए। सिर्फ लियू रुयान वहीं खड़ी रही जैसे कुछ कहना चाहती हो। मैंने उसे इग्नोर किया और यूचू को लेकर आगे बढ़ गया, पर वो किसी साए की तरह हमारे पीछे पीछे चलने लगी। पहले हॉल, फिर दूसरी मंजिल और फिर गार्डन तक। जब आसपास कोई नहीं था तो यूचू मुड़ी और शांत आवाज में बोली, मिस लियू, आप काफी देर से मेरा और मेरे पति का पीछा कर रही हैं, क्या कुछ कहना है? रुयान को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने हकलाते हुए बहाना बनाया, सॉरी, मैंने थोड़ी ज्यादा पी ली है, रास्ता भटक गई थी। इस घटिया बहाने पर यूचू को हंसी आ गई, पर उसका लहजा बर्फ जैसा ठंडा था। एक बार भटकना तो समझ आता है, पर हमेशा के लिए मत भटक जाना। लिनचुआन शायद पुरानी यादों की कद्र करते हों, पर मेरा लियू परिवार से कोई रिश्ता नहीं है। मेरे लिए तुम बस एक अजनबी हो। इस सीधी धमकी ने रुयान के पैरों तले जमीन खिसका दी।
वो जानती थी कि अगर यूचू ने ठान लिया तो लियू परिवार का शंघाई से नामो निशान मिट सकता है। वह अपने परिवार की किस्मत दांव पर नहीं लगा सकती थी, इसलिए खामोशी से वापस हॉल में चली गई। वहां चेन जे बुआ को घेर कर खड़ा था। लिन मैम, आपका भतीजा मेरा दोस्त है, आप उनकी खातिर ही सही हमारे साथ एक ड्रिंक तो ले सकती हैं। मुझे जैसे ही ये सुनाई दिया, मैं समझ गया कि गड़बड़ होने वाली है। मैं भीड़ चीरते हुए आगे बढ़ा, पर मेरे पहुंचने से पहले ही बुआ ने सिक्योरिटी को बुला लिया था। पूरी पार्टी में सन्नाटा छा गया। बुआ ने कड़क आवाज में कहा, आज की पार्टी प्रोजेक्ट के लिए है, किसी सिफारिश या शॉर्टकट के लिए नहीं। आप सबको इनविटेशन मिला है तो शांति से प्रेजेंटेशन सुनिए। यहां चोर दरवाजे से काम नहीं चलेगा। अगर किसी ने दोबारा ऐसी हरकत की तो उसे बाहर निकाल दिया जाएगा। फिर ये मत कहना कि मैंने इज्जत नहीं दी। जब गार्ड्स उन चारों को बाहर ले जा रहे थे, मैं और यूचू दरवाजे पर ही खड़े थे। हमने एक दूसरे को देखा और मुस्कुरा दिए। हॉल से अनाउंसर की आवाज आई, प्रेजेंटेशन शुरू होने वाली है। मैंने यूचू से कहा, तमाशा खत्म हो गया है, अब यहां रुकने का मन नहीं है, चलो घर चलें। यूचू ने बुआ को एक मैसेज किया और हम वहां से निकल गए। पिछले कुछ दिनों से हम पुराने पुश्तैनी घर ओल्ड मैंशन में ही रह रहे थे। त्योहार की वजह से नौकर भी छुट्टी पर थे। घर बिल्कुल खाली था। हमने सोफे पर बैठकर एक फिल्म देखी। आधी रात के करीब मुझे अचानक त्योहार वाले तांग्युआन स्वीट डम्पलिंग्स खाने की तलब हुई। इतनी रात को सब दुकानें बंद थीं और डिलीवरी भी नहीं मिल रही थी। मैं मायूस होकर फोन की स्क्रीन देखने लगा। मेरी उदासी देखकर यूचू मुस्कुराई। वो किचन में गई और अलमारी से चावल के आटे का पैकेट निकाल लाई। मैं भी एक्साइटमेंट में उसके पीछे भागा। तुम्हें तांग्युआन बनाने आते हैं? यूचू ने मुझे आटा गूंथते देख समझ लिया कि मुझे भी हाथ आजमाना है। उसने 2 एप्रन निकाले। एक पहन लो। मुझे भी ठीक से नहीं पता, पर ट्यूटोरियल देखकर सीख लेंगे, मुश्किल नहीं होना चाहिए। हमने 1 घंटे तक वीडियो देखी और अजीबोगरीब शेप के कुछ तांग्युआन बना ही लिए। पानी उबलने पर मैं उन्हें डालने लगा, पर यूचू ने मुझे हटा दिया कि कहीं मेरा हाथ न जल जाए। घर में चाशनी नहीं थी तो उसने लाल चीनी ब्राउन शुगर डालकर काम चलाया। जब कटोरे मेज पर आए तो रात के 12 बज चुके थे। मैंने अपने कटोरे से सबसे बड़ा तांग्युआन चम्मच में उठाया और यूचू को चिढ़ाने लगा। सबसे बड़ा मेरे पास है, यानी इस साल मेरी किस्मत चमकने वाली है। यूचू मुझे देख रही थी। मैंने एक बड़ा निवाला लिया, पर मेरे चेहरे की चमक अचानक गायब हो गई। यूचू ने पूछा, क्या हुआ, अच्छे नहीं बने? मैंने अपनी आंखें घुमाई और झूठ मूठ का सिर हिलाते हुए चम्मच उसकी तरफ बढ़ाया। बहुत टेस्टी हैं, तुम ट्राई करोगी? यूचू ने बस एक नज़र देखी और समझ गई कि मेरा बनाया हुआ वो नींबू के साइज का तांग्युआन अंदर से कच्चा है, पर उसने एक पल भी नहीं सोचा। उसने अपना सिर झुकाया और वो आधा कच्चा तांग्युआन खा लिया। उसकी बेवकूफ़ी देखकर मैं अपनी हंसी नहीं रोक पाया। मैंने अपना चेहरा हाथों से छुपा लिया। सच बताओ, मज़ा आया ना? यूचू के चेहरे पर एक चमक थी। उसने थम्सअप दिखाते हुए कहा, वाकई बहुत अच्छे हैं, मीठे और थोड़े सख्त, बिल्कुल मेरे टेस्ट के। उसकी आंखों की चमक देखकर मुझे समझ नहीं आया कि वो सच कह रही है या झूठ। मैंने अपनी चम्मच छोड़ दी और शरारत में उसका चेहरा पकड़कर उसका मुंह खोलने की कोशिश की ताकि देख सकूं कि उसने वाकई निगला है या नहीं। यूचू ने झट से सब निगल लिया। जब मैंने उसका मुंह खुलवाया तो वहां कुछ नहीं था। मैं मायूस होकर बोला, झूठ बोल रही हो, वो कच्चा था ना? हंसी मजाक और छीना झपटी में हम दोनों सोफे से नीचे कालीन पर गिर पड़े और खिलखिलाने लगे। हम एक दूसरे को देख रहे थे। हमारी सांसें आपस में उलझ रही थीं। लिविंग रूम में बस फिल्म के अंत का संगीत गूंज रहा था और खिड़की के बाहर पटाखों की रुक रुक कर आती आवाजें थीं। मैंने पहले खुद को संभाला और हड़बड़ाहट में कालीन से उठने की कोशिश की, पर शेन यूचू ने धीरे से मेरी कलाई पकड़ ली। उसकी उंगलियां कोमल और गर्म थीं, बिल्कुल उसके व्यक्तित्व की तरह शांत और शालीन, जो अनजाने में ही मेरे दिल के सबसे कोमल कोने में जगह बना लेती थीं। लिन चुआन, उसने पहले चुप्पी तोड़ी। उसकी आवाज बहुत धीमी थी, पर हर शब्द साफ था। तांग्युआन कच्चे थे, मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला था। मैं ठिठक गया, फिर खिलखिलाकर हंसा और वापस कालीन पर बैठ गया। उस नज़दीकी से मैंने उसकी आंखों में झांका। मैंने उसे शादी में मुश्किल हालात संभालते देखा था, ऑफिस में फाइलों के साथ सलीके से काम करते देखा था और मेरी एक छोटी सी चोट पर फिक्रमंद होते देखा था, पर उसकी आंखों में ऐसी बेपनाह कोमलता मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। तो फिर तुमने उन्हें खाया क्यों? क्योंकि वो तुमने दिए थे, यूचू ने बड़ी सादगी से कहा और हाथ बढ़ाकर धीरे से मेरा चेहरा थामा। सच तो यह है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूं, और जितना तुम जानते हो उससे कहीं पहले से। उसने आगे कहा, बहुत सालों पहले से। मेरी हरकतें अचानक थम गईं। मेरी आंखों की मुस्कान अभी गायब नहीं हुई थी, पर अब उनमें हैरानी भर गई थी। मुझे हमेशा लगता रहा कि ये शादी परिवारों की पसंद और बराबरी का मामला थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस जल्दबाजी में हुई शादी के पीछे करीब 10 साल पुराना कोई राज छिपा होगा।
शेन यूचू ने मेरी हैरानी देखी और मुस्कुरा दी। वह अपने दिल में बरसों से दबाकर रखा वो राज उस इंसान को सुनाने लगी जिसका उसने बहुत इंतजार किया था। जब तुम 18 साल के थे, तुम्हारी बुआ शादी करने के लिए देश वापस आई थीं। मैं अपने परिवार के साथ उस दावत में गई थी। उस दिन पूरा हॉल मेहमानों से भरा था। बीजिंग के बड़े बड़े लोग लिन परिवार से मेल जोल बढ़ाने में लगे थे। सिर्फ तुम थे जो एक कोने में चुपचाप बैठे अपनी बुआ का वो वाद्य यंत्र इंस्ट्रूमेंट ठीक कर रहे थे जिसे उन्हें स्टेज पर बजाना था। तुम्हारी उंगलियां जब तारों पर थीं और तुम्हारी नजरें झुकी हुई थीं, तब खिड़की से आती धूप भी जैसे तुम पर ही ठहर गई थी। उस वक्त मैंने सोचा था कि कोई इंसान इतना सादगी भरा और अपनी धुन का पक्का कैसे हो सकता है जिसकी आंखों में इतनी शांति और मासूमियत हो। उस दिन के बाद से मैं हमेशा तुम्हें दूर से देखती रही। मुझे पता था कि तुमने बीजिंग की ऐशो आराम वाली जिंदगी छोड़कर युंडा यूनिवर्सिटी में पढ़ने का फैसला किया। मुझे पता था कि तुमने कॉलेज के फंक्शन में परफॉर्म किया और सब तुम्हें कितना पसंद करने लगे। मुझे ये भी पता था कि तुम एक बहुत लंबे रिश्ते में हो और तुमने अपनी सारी कोमलता और सब्र किसी और पर न्योछावर कर दिया है। उसकी आवाज शांत थी, पर उसमें एक हल्का सा दर्द छिपा था। मैं सिर्फ तुम्हें दूर से देख सकती थी, पास आने की न तो हिम्मत थी और न ही कोई हक। मैं बस सोशल मीडिया पर तुम्हारी पसंद नोट कर लेती और दूसरों से तुम्हारे बारे में जो कुछ सुनने को मिलता उसे दिल में संजो लेती। तुम्हें किसी और को 7 साल तक प्यार करते देखा और उन 7 सालों में मैंने तुम्हारा इंतजार किया। इसीलिए जब तुम्हारी मम्मी मेरे पास शादी का प्रस्ताव लेकर आई तो मैंने 1 सेकंड भी नहीं सोचा। मैं कभी लिन ग्रुप के वारिस से शादी नहीं करना चाहती थी, न ही मुझे किसी बिजनेस पार्टनर की तलाश थी। शुरू से आखिर तक मेरा मकसद सिर्फ तुम थे, लिन चुआन। उसने अपनी नजरें उठाईं और मेरी कांपती हुई नजरों से मिला दी। उसकी आंखों में इतनी मोहब्बत थी कि जैसे छलक जाएगी। मैंने 10 साल इंतजार किया ताकि मुझे एक बार हक से तुम्हारे पास खड़े होने और तुम्हारा ख्याल रखने का मौका मिल सके। मेरी धड़कनें बेकाबू हो गईं और आंखों में नमी छा गई। 7 साल के उस पिछले रिश्ते में मैं हमेशा देने वाला और इग्नोर किया जाने वाला इंसान था। मुझे लगता था कि मेरी वफादारी की किस्मत में सिर्फ धोखा लिखा है, पर मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई ऐसा भी है जिसने मुझे बिना बताए मेरी हर छोटी बात को दिल में जगह दी और 10 साल तक मुझसे खामोश मोहब्बत की। आज मुझे उन सब इत्तफाकों का जवाब मिल गया था। उसे पता था कि मैं सी फूड नहीं खाता। उसे पता था कि देर रात काम करते वक्त मुझे शहद वाला गर्म पानी चाहिए। उसे पता था कि मेरे शांत स्वभाव के पीछे एक जिद्दी और संवेदनशील इंसान छिपा है। ये कोई कुदरती बात नहीं थी। उसने सालों तक मेरे बारे में एक एक बात याद की थी। मैंने धीरे से उसे अपनी बाहों में भर लिया, जैसे डर हो कि कहीं ये कोई सपना न हो। मैंने अपना सिर उसके बालों पर टिकाया और रुंधे हुए गले से कहा, यूचू, मुझे माफ कर देना, मैं आने में बहुत देर कर दी। मैंने एक गलत इंसान के लिए 7 साल बर्बाद कर दिए और उस लड़की का 10 साल का इंतजार नहीं देख पाया। शुक्र है कि मैं सही वक्त पर मुड़ गया और शुक्र है कि वो अब भी मेरा इंतजार कर रही थी। देर नहीं हुई। यूचू ने मुझे कसकर पकड़ लिया और अपना चेहरा मेरे सीने पर टिका दिया। मेरी धड़कनों को सुनते हुए उसने मुस्कुराकर कहा, जब तक आखिर में तुम मिल रहे हो तब तक कोई भी इंतजार लंबा नहीं है। खिड़की के बाहर पटाखे गूंज उठे और उनकी रोशनी कांच के साथ साथ हम दोनों की आंखों में भी चमकने लगी। उस रात हमने बिजनेस डील या किसी दिखावे की बात नहीं की। हमने बस सोफे पर बैठकर वो आधे कच्चे तांग्युआन खाए और उन सालों की बातें की जो हमने एक दूसरे के बिना गुजार दिए थे। मुझे पहली बार एहसास हुआ कि किसी के दिल के केंद्र में होना और इतनी शिद्दत से चाहा जाना कैसा सुकून देता है। इसके बाद सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा होना चाहिए था।